स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई फी नहीं पे करनी होती है और ना ही किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। और इन्हीं बातों के साथ स्टार्ट करेंगे आज की क्लास, जो कि होने वाली है बड़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं हमारे एक बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स या फिर ऊष्मागतिकी। इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में, तो बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं भाई किसकी, एमसीक्यू क्वेश्चंस की, राइट, हमारे दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि इस चैप्टर का रिवीजन जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा एमसीक्यू क्वेश्चंस से। तो मैंने क्या किया, बेसिकली सारे जो टॉपिक्स है ना, वहां से इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है वो हमने उठा लिए हैं, जिससे आपके चैप्टर का बढ़िया तरीके से रिवीजन होगा और भैया आपको नीट में, जेडब्ल्यू में, सीयूईटी में और आपके स्कूल की जो एग्जाम्स होती है वहां पर मिलेगा बहुत सारा फायदा। तो बड़े ध्यान से देखिएगा। पर स्टार्ट करने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिसको अपन लोगों ने कवर कर लिया है। बात समझ में आ रही है? तो बड़े ध्यान से देखिएगा। एक जल्दी से इस पूरे चैप्टर का हम लोग लेने वाले हैं क्या, क्विक रिवीजन। क्या लेने वाले हैं? तो भैया हम लेने वाले हैं क्विक रिवीजन। बहुत ध्यान से देखेंगे। ऊष्मागतिकी, ठीक है, किसकी बात हो रही है? तो भैया ऊष्मागतिकी की बात हो रही है। मेरे साथ साथ नोट करेंगे भैया सभी, ठीक है। चलो अच्छा, एक और चीज, ये वाला जो चैप्टर है ना, इसके सारे टॉपिक वाइज कंप्लीट हो चुके हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है और भैया वन शॉट रिवीजन भी बहुत जल्दी आ रहा है। तो आपको किसी भी चीज को स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये सारी चीजें बड़ी ही कैसी हैं, तो भाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने कहा हाँ जी सर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है सर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। चलो, तो भैया अपन ने क्या क्या पढ़ा था इस पूरे अध्याय में, एक बार उसको जल्दी से देख लेते हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी? ऊष्मागतिकी की, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मा गति की। तो ऊष्मा गति की, ठीक है। और एक नजर फेर लेते हैं, ठीक है। एक नजर में किसकी बात हो रही है? तो भाई ऊष्मा गतिकी की बात हो रही है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बढ़िया वाला चैप्टर है। इस चैप्टर की शुरुआत कहां से होती है? निकाय की। अब आप बोलेंगे सर निकाय क्या है? तो देखो, आम आदमी जिसको डिब्बा बोलता है ना, डिब्बा किसी भी प्रकार का हो सकता है, डिब्बा एक बॉटल हो सकती है, डिब्बा किसी भी प्रकार का जो है डिब्बा हो सकता है। बात समझ में आ रही है? उसको ना पढ़े लिखे लोग पता है क्या बोलते हैं? निकाय। क्या बोलते हैं? तो भाई निकाय बोलते हैं। और हमने ये देखा था कि सबसे पहले यदि हम निकाय के बारे में बात करें तो पहला ही टॉपिक था हमारा निकाय। और जब हमने निकाय पढ़ा था तो हमने यहाँ पर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है उसके बारे में बात की थी। और बेटा जब हम निकाय की बात करेंगे तो निकाय कैसा हो सकता है? तो भाई खुला हो सकता है। और कैसा हो सकता है? तो आपने कहा सर बंद हो सकता है। और कैसा हो सकता है? तो आपने कहा सर विलगित हो सकता है। कैसा हो सकता है? तो भैया विलगित हो सकता है। तो निकाय खुला हो सकता है, निकाय बंद हो सकता है, और निकाय जो है आपका खुला विलगित भी हो सकता है, आइसोलेटेड भी हो सकता है। पहली बात। दूसरी बात, इसके बाद हमने जाना कि यहां पर हम एक ऊर्जा के संरक्षण के नियम के बारे में भी पढ़ेंगे। यहां पर हम एक ऊर्जा के संरक्षण के नियम के बारे में भी पढ़ेंगे और उसको हम कहेंगे प्रथम नियम। हम उसको कहेंगे भैया थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम नियम। बोलो यस सर। बात समझ में आई? और जब आप प्रथम नियम की बात करते हो तो वहां पर आप एंट्री कराते हो एक अवस्था फलन की। अवस्था फलन मतलब ऐसा एक गुणधर्म जिस पर किसी भी निकाय की जो अवस्था है वो क्या करती है भाई? डिपेंड करती है। मस्त वाली कहानी। तो आपने कहा सर डेल यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो भाई क्यू हो जाएगा और ये यहां पर डब्ल्यू हो जाएगा। तो मैं क्यू को थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं। तो क्यू हो जाएगा और साथ में भैया डब्ल्यू हो जाएगा। और एक कंडीशन भी हमने लगा दी कि यदि आप सिस्टम पे, सॉरी निकाय पे यदि आप ऊर्जा देते हैं तो इसको आप धनात्मक बोलेंगे। निकाय से यदि ऊर्जा बाहर निकालते हैं तो इसको आप ऋणात्मक बोलेंगे। जैसे यहां पर देखो धन लगा हुआ है क्यू के आगे। बात समझ में आई? तो ऊर्जा मतलब सप्लाई की जा रही है किसको भी? निकाय को। कुछ इसी तरीके से डब्ल्यू या फिर कार्य की यदि हम बात करेंगे, और डब्ल्यू यदि आप निकाय से बाहर निकालते हो तो नेगेटिव होगा, और निकाय पर यदि सप्लाई किया जा रहा है तो ये कैसा हो जाएगा? आपका पॉजिटिव होगा। इसके बाद हमने अलग अलग प्रकार के प्रक्रमों के बारे में बात की। हमने बात की कि भैया हम अलग अलग प्रकार के जो प्रक्रम है ना उनके बारे में बात करेंगे। अच्छा, कैसे बात करेंगे? इंटरेस्टिंग कहानी देखो। तो हमने कहा हम प्रक्रम के बारे में बात करेंगे और यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों शॉर्ट एंड स्वीट बात यह है कि जो सारी चीजें आपके एग्जाम में आती है
जिनसे आपके कॉन्सेप्ट्स बढ़िया तरीके से क्लियर होते हैं, उन सारी चीजों को अपने को डिस्कस करना है क्वेश्चंस के माध्यम से। बात समझ में आ गई? आपने कहा हाँ जी सर, मस्त वाली बात। चलो, तो प्रक्रम की यदि आप जब बात करोगे तो भैया समदाबी हो सकता है, बोलो यस सर। और कैसा हो सकता है? तो भाई समतापी हो सकता है, ओके जी। और कैसा हो सकता है? तो सम आयतनी हो सकता है, बोलो यस सर, ठीक है। और कैसा हो सकता है? तो आपने देखा था सर रुदोष्म प्रक्रम हो सकता है, मतलब कि डियाबेटिक प्रोसेस जो है वो हो सकती है। तो रुदोष्म को भी अपन लिख देते हैं, दैट्स ऑल, रुदोष्म। अच्छा नाम रख देता भाई, अनिल सुनील टाइप का, रुदोष्म, तगड़ी वाली बात। अच्छा, इसमें ना कुछ एक चीजें और भी छिपी हुई है, पता है कैसे? जब आप समदाबी की बात करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि डेल पी इज इक्वल टू 0 होगा। जब आप समतापी की बात करते हो तो तापमान में परिवर्तन तो 0 होता ही होता है, साथ में हम कहते हैं भैया कि जो आंतरिक ऊर्जा होगी डेल यू होगी, वो भी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। एक काम करो ना, यहां तक नोट करो पहले, फिर बढ़ते हैं आगे, उसको पूरा अपन कंप्लीट करेंगे और सीधे धावा बोलेंगे किस पर? क्वेश्चंस पे। हरियम। चलिए, तो आपने कहा अच्छा रुको एक मिनट, तो समतापी जब भी होगा तो भैया डेल यू इज इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। यदि हम बात करते हैं इसके सम आयतनी की, तो हम कहेंगे कि आयतन यानी कि वॉल्यूम में जो परिवर्तन है ना, राइट, उसको भी हम 0 मानेंगे। और रुदोष में जब होगा तब Q बराबर कितना हो जाएगा आपका? 0। आपने कहा एडियाबेटिक प्रोसेस जब भी होगी, रुदोष्म प्रक्रिया जब कभी भी होगी, तो ऊष्मा का जो आदान प्रदान है वो आपका कितना माना जाएगा? तो भाई 0 माना जाएगा। बात समझ में आ रही है? आपने कहा हाँ जी सर। चलिए, तो ये सारी चीजें हमने देखी थी, साथ में हमने जो है अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय प्रक्रम भी देखा था, और दोनों के लिए हमने जो वर्क डन है, बात समझ में आ रही है, उसका मान भी निकाला था। चलिए, और कुछ इंपॉर्टेंट हमने देखा क्या? बिल्कुल देखा। हमने कहा कि भैया जब निकाय जो है, हमने कहा कि जो निकाय है जब वो खुला रहता है, ठीक है, तो हम यहां पर एक महत्वपूर्ण अवस्था फलन निकालते हैं, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अवस्था फलन निकालते हैं हम लोग, और हम इसको कहते हैं एंथैल्पी। और बस यहीं से ये जो हमारा चैप्टर है ना, जिसको हम बोल रहे हैं ऊष्मागति की, ये चैप्टर क्या करता है? तो भैया यहीं से जो है ये स्पीड पकड़ता है, एंथैल्पी। बात समझ में आई? और एंथैल्पी के लिए हमने एक बड़ा शानदार सा मस्त वाला जो है क्या निकाला? तो सूत्र निकाला, जिसमें हमने कहा कि हम तो जो है भैया हीरो ही बन जाएंगे। बात समझ में? और यहाँ पर पी डेल वी लिख दिया। चलो, तो साथ साथ नोट कर दे जाओ। हमने कहा सुनो ना, अकेले इस फॉर्मूले से काम चलने वाला नहीं है। यदि हम सिर्फ बात करते हैं किसकी? भाई गैसीय अभिकारक और आपके जो उत्पाद है उसकी, तो डेल एच जो होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा? तो आपने कहा सर मस्त है, डेल यू प्लस यहां पर हो जाएगा डेल एन जी आर टी। बात समझ में आई? तो ये हो जाएगा आपका डेल एन जी आर टी। चलिए, इस कहानी को थोड़ा सा और आगे हम लेकर चलते हैं, मस्त वाली ये बात। और यहां से हमने कहा कि सुनो ना, सिर्फ एंथैल्पी का एक फॉर्मूला देखने से कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि इतने में तो क्वेश्चंस बन ही नहीं पाएंगे, और ये जो चैप्टर है तो छुटकू का छुटकू रह जाएगा। तो हमने कहा भैया सुनो, चैप्टर को थोड़ा सा बड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए काम करते हैं, हम यहां पर लेकर आते हैं एंथैल्पी का प्रकार। तो हमने कहा भैया सुनो, हम एक काम करते हैं, हम यहां पर लेकर आते हैं एंथैल्पी के प्रकार, ठीक है? हमने कहा ठीक है सर, चलो इसको भी ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। बात समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर। चलिए, हाँ जी सर। चलो, तो भैया ये लो, तो बेटा ये हो गया आपका एंथैल्पी का प्रकार। इसको भी लिख देता है एंथैल्पी के प्रकार। और अलग अलग प्रकार की जो एंथैल्पी थी, इस पर हमने एक टॉपिक बनाया, और उसी को हम कहते हैं थर्मोकेमिस्ट्री, यानी कि ऊष्मीय रसायन। और एक ऐसा टॉपिक जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कहां पर? सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। बात समझ में आ रही है? कहां पर? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है? तो एंथैल्पी के प्रकार जब हमने देखे तो हमने कहा भैया दहन की एंथैल्पी होगी, कड़न की एंथैल्पी होगी, और काय की एंथैल्पी होगी? तो ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी होगी, और किस चीज की होगी? तो भैया वाष्पीकरण की एंथैल्पी होगी। तो ये जो अलग अलग प्रकार के एंथैल्पी के प्रकार थे, उसको मैं यहां पर लिख देता हूं कि डेल सी दहन की एंथैल्पी। मैंने कहा, ठीक है, मैंने क्या कहा? मैंने कहा भैया एटमाइजेशन यानी कि आपके कणन की एंथैल्पी, ऊपर नॉट लगा दो ताकि हम मानक अवस्था की भी बात कर सके। और भैया वेपराइजेशन की एंथैल्पी, और किसकी बात करेंगे? तो भैया एक और बात कर सकते हैं हम, किसके बारे में? बात समझ में? और किसके बारे में बात कर सकते हैं? तो भाई हम बात कर सकते हैं
फ्यूजन यानी कि गलन की एंथैल्पी, राइट। तो ऐसी वाली मैंने आपको 11 से 12 प्रकार की जो एंथैल्पीज थी वो बताई हुई थी। आपको करना क्या है, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपको जो है सारी, ये नोट कर रहे हो ना, सारी इसके आसपास लिखो, फिर अपन बढ़ते हैं आगे, जल्दी से नोट किया जाए, फिर बढ़ेंगे आगे। हरी अप। तो आपने कहा सर बहुत सिंपल है, सारी की सारी जो एंथैल्पी में परिवर्तन है उसको हम क्या कर सकते हैं, तो भैया लिख सकते हैं, इसलिए हमने कहा विगलन की या गलन की जो है आपकी एंथैल्पी को हम ऐसे लिख सकते हैं और यहां पर हम ऐसे लगा देंगे। बात समझ में आ रही? तो अलग अलग प्रकार की जो एंथैल्पी है उसको हम लिख सकते हैं। जैसे आपने कहा सर विलियन जो बनता है उस समय भी एंथैल्पी में परिवर्तन आता है और उसको हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन यानी कि विलियन की एंथैल्पी। बात समझ में आई? हमने कहा कि बॉन्ड जब टूटेगा, आबंध जब टूटेगा तो भी तो एंथैल्पी में परिवर्तन आएगा। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम एंथैल्पी के अलग अलग प्रकारों के बारे में बात कर सकते हैं और यहां पर फिर दो टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं। पहला जो है आपका हेज का नियम है, दूसरा जो है आपका बॉर्न-हेबर्ट साइकिल है। तो इन दोनों को भी हम यहां पर जो है पटक देते हैं क्योंकि बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, राइट। तो भैया हमने फिर पढ़ा किसके बारे में, हेज के नियम के बारे में। तो मुझे हिंदी में लिखना है, ओके भैया। हेज के नियम के बारे में हमने पढ़ा। अच्छा, एक और चीज हम लोगों ने पढ़ी जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट थी भाई, बॉर्न-हेबर्ट साइकिल हमने पढ़ा। हमने जो है बच्चों क्या पढ़ा, बॉर्न-हेबर्ट साइकिल के बारे में पढ़ा, क्योंकि हमें पता था कि हम किसी भी प्रकार का जो ठोस है, बात समझ में आई, किसी भी प्रकार का जो आयनिक ठोस है उसको सीधे उसके आयनों में परिवर्तित नहीं कर सकते। तो हमने बड़ी लंबी चौड़ी एक प्रोसेस अपनाई और उसको हमने कहा क्या, तो बॉर्न-हेबर्ट साइकिल। ठीक है, चलो। तो हमने कहा बॉर्न-हेबर्ट चक्र, खत्म बात समझ में आई? तो ये दो टॉपिक्स के बारे में हमने बात की। हमने कहा सुनो, अब यहां पर अपना ना 70% अध्याय जो है वो कंप्लीट हो चुका है, पर इसके बाद एक और अवस्था फलन के बारे में हमने पढ़ा और हमने कहा उसको भैया कि जिंदगी में जैसे कभी कभी चीजें बड़ी अव्यवस्थित हो जाती हैं, अस्त व्यस्त हो जाती है, वैसे ही जब किसी निकाय पे, निकाय बोले तो डिब्बा जिसके अंदर कोई ना कोई द्रव्य यानी कि मैटर भरा हुआ है। अब ध्यान से यदि आप देखेंगे और जब मैं ऐसे कर रहा हूं तो इसके कणों के बीच की जो अव्यवस्था है वो बढ़ गई है। तो ये जो अव्यवस्था होती है इसको पढ़े लिखे लोग बोलते हैं एंट्रोपी। क्या बोलते हैं भाई? एंट्रोपी बोलते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। चलो, तो हमने यहां से एक और इंपॉर्टेंट अवस्था फलन लेकर आए और उसको हमने क्या कहा, तो भाई एंट्रोपी कहा बेटा। और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करेंगे और एंट्रोपी की जब आप बात करेंगे तो इसी को हम बोलेंगे अव्यवस्था। चलिए, तो ये हो गई आपकी एंट्रोपी यानी कि अव्यवस्था, राइट। और फिर हमने देखा कि जो हमारी प्रोसेस हो सकती है थर्मोडायनेमिक, आपकी जो प्रोसेसेस हो सकती हैं, प्रक्रम हो सकते हैं, या तो ये स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं, बात समझ में आ रही है, या फिर ये कैसे हो सकते हैं, या तो स्वतः प्रवर्तित हो सकते हैं, या फिर ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं। बात समझ में? तो या तो ये स्वतः प्रवर्तित हो सकते हैं या फिर ये अस्वतः प्रवर्तित हो सकते हैं। तो फिर हमने जो है स्वप्रवर्तिता या स्वतः प्रवर्तिता जैसा एक टॉपिक हम लेकर आए। हमने कहा कि बहुत सारी अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं, है ना, बहुत सारी अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो कि अपने आप हो जाती हैं, जिसके लिए बाहर से कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जब तक उसमें आप बाहर से कुछ मोटिवेट नहीं करेंगे, ऊर्जा नहीं देंगे, वो होने वाली नहीं है। तो हमने एक बढ़िया वाला टॉपिक निकाला और हमने उसको कहा स्वतः प्रवर्तिता। बात समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर, बहुत मजेदार बात। और इसी को ओपन इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया? स्पॉन्टेनिटी। और यहां पर फिर पूरे चैप्टर की ले देकर मिला जुलाकर एक लास्ट वाला जो आपका अवस्था फलन है, ऊर्जा जो है उसकी एंट्री होती है और उसको हम कहते हैं क्या, तो भैया गिब्स ऊर्जा या फिर गिब्स एनर्जी। बात समझ में आई? और ये हमारा लास्ट टॉपिक था। तो बच्चों ये सारी जो चीजें मैं यहां पर लिख रहा हूं ना, ये मैं ऑलरेडी क्या कर चुका हूं भाई? कंप्लीट कर चुका हूं। ठीक है, तो फिर हमने बात की किसके बारे में? हमने बात की गिब्स, ठीक है, ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में बात की? तो भाई गिब्स ऊर्जा के बारे में हमने बात की और हमने कहा कि सुनो, एक तगड़ा वाला फॉर्मूला भी लिख देते हैं जिसका मतलब होगा डेल जी नॉट इज इक्वल टू व्हाट? डेल एच। बात समझ में आई? यस सर, माइनस टी ऑफ डेल एस। जहां पर टी जो है वो आपके तापमान को बता रहा है और जहां पर जो एस है या डेल एस है वो आपके एंथैल्पी में नहीं, एंट्रोपी में परिवर्तन को बता रहा है। इसका तो ये पूरा खेल था। आपने कहा सर कुछ मिस हो रहा है। भाई कुछ तो मिस हो रहा है और वो जो मिस हो रहा है उसको मैं यहां पर बना देता हूं। एक और चीज यहां पर जो है वो मिस हो रही है और वो क्या था? बहुत ध्यान से देखिएगा।
भाई वो था इसके बाद वाले चैप्टर का बेस, जिसमें हमने कहा कि गिब्स ऊर्जा तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बट गिब्स ऊर्जा के साथ साथ हम और क्या पढ़ेंगे, गिब्स ऊर्जा एवं साम्यता। गिब्स ऊर्जा और हम क्या पढ़ेंगे, तो भैया गिब्स ऊर्जा और हम साम्यता पढ़ेंगे। बात समझ में आएगी, जिसको हमने कहा कि गिब्स एनर्जी और इक्विलिब्रियम। तो वहां पर हमने जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उससे कनेक्ट कर दिया किसको, तो आपने कहा सर गिब्स ऊर्जा पर। बात समझ में आई। तो बच्चों ये था आपका अध्याय। सूत्र मैंने अभी लिखे नहीं है, जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट जो है पर निपटाते जाएंगे। तो आपका इस पूरे चैप्टर का होने वाला है तगड़ा वाला रिवीजन, बढ़िया वाला स्क्रीनशॉट हो जाए, शानदार तरीके से नोट्स अपनी कॉपी में नोट किए जाएं, और हम चल रहे हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। आपने कहा ओके सर, चलो। धावा बोले, क्या कहते हो, बोला धावा, आओ, बिल्कुल बोला धावा, ठीक है। पहला ही सवाल हम कह रहे हैं कि भैया निश्चित आयतन पर, बहुत ध्यान से देखिए, निश्चित आयतन पर एक रासायनिक अभिक्रिया में जो ऊष्मा परिवर्तन होता है उसको आप क्या कहते हो। निश्चित आयतन पर एक रासायनिक अभिक्रिया में जो भी ऊष्मा परिवर्तन होगा उसको आप क्या कहेंगे। तो इसके लिए हमें ना थर्मोडायनेमिक्स का पहला वाला जो नियम है वो देखना पड़ेगा, देख लेंगे हम। हमने कहा भैया डेल यू इज इक्वल टू व्हाट, क्यू प्लस डब्ल्यू। बात समझ में। फिर आपने कहा कि सर एक काम करते हैं, थोड़ा खुरापात करते हैं, और ये जो W दिया हुआ है ना, इसको अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, मतलब ऐसा प्रक्रम कि जो एक बार हो गया तो हो ही गया, फिर रिवर्स नहीं हो सकता, रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि अनुत्क्रमणीय, ठीक है, प्रक्रम के लिए हम इसको लिखेंगे। सो दिस विल टर्न इनटू व्हाट, डेल यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी ई एक्स डेल वी। हमने ये सूत्र बनाया। हमने जब ये सूत्र बनाया तो हमने कहा भाई निश्चित आयतन है। अब निश्चित आयतन है तो आप बोलोगे सर निश्चित है ना, परिवर्तन नहीं हो रहा है ना, चाहे कुछ भी हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेल वी होगा आपका, आयतन में परिवर्तन होगा, वो कितना होगा भाई, शून्य होगा। आयतन में जो परिवर्तन है वो कितना होगा, तो आपने कहा सर शून्य होगा। तो आपको सीधे लिखना पड़ेगा यहां पर डेल वी बराबर कितना है, शून्य। इस वैल्यू को यहां पे रखने का और आगे जाकर हीरो बनने का। तो डेल यू इज इक्वल टू व्हाट, तो आपने कहा सर क्यू माइनस कितना रखेंगे, शून्य। अब बचपन से बढ़ते आ रही किसी भी चीज को, किसी भी चीज से शून्य को जब घटाया जाता है तो वो चीज जो है वैसे की वैसी रहती है, शून्य गायब हो जाता है। सो अपने को मिला क्यू इज इक्वल टू व्हाट, डेल यू। क्या मिला बच्चों, तो डेल यू मिला। और क्योंकि यहां पर आपका जो आयतन है वो आपका निश्चित है, इसलिए आप नीचे भी लिख दो। बात समझ में आ गई। तो देखिए बड़ी सिंपल सी कहानी, इस चैप्टर को आप रट ही नहीं सकते। कॉन्सेप्ट को आपको जो है बहुत बढ़िया तरीके से क्या करना पड़ेगा भैया, समझना ही पड़ेगा। चलिए भैया, तो निश्चित आयतन पर एक रासायनिक अभिक्रिया में जो ऊष्मा परिवर्तन है वो कितना होगा, तो वो हो जाएगा किसके बराबर, ऊष्मा में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन हो रहा है उसके बराबर हो जाएगा। मस्त वाली कहानी है, ठीक है, नोट किया जाए। और अपन इसको चेक भी कर लेते हैं। आपने कहा हाँ जी सर, मस्त वाली बात। चलो बच्चों, और आगे हम बढ़ने वाले हैं इस कहानी को लेकर। अगला सवाल और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्यों, पढ़ते हैं, आओ। एक निश्चित दाब पर किसी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा तथा दाब गुणा आयतन का योग जो है वो निम्नलिखित के बराबर होता है। ओके भैया, दाब जो है वो आपका निश्चित है, मतलब फिक्स्ड है। ओके फाइन फाइन फाइन। और किसी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा तथा दाब गुणा आयतन का जो योग है वो किसके बराबर होता है, तो भाई सीधी सी बात है, जब हम एंथैल्पी के बारे में बात की थी, जैसी एंथैल्पी ने एंट्री मारी थी ना इस चैप्टर में, बात समझ में आई, तो अपने साथ वो एक फॉर्मूला लेकर आया था। और वो फॉर्मूला जो लेकर आया था उसको अपन यहां देख लेते हैं, यदि आपको पता हो तो। यदि आपको बिल्कुल पता होगा, ये लो, यही तो कह रहे हैं भाई साहब, यही तो कह रहे हैं भाई साहब कि भैया सुनो, यदि दाब आपका निश्चित है तो उस समय पर आंतरिक ऊर्जा यानी कि U तथा दाब गुणा आयतन यानी कि P गुणा V जो है इसका योग किसके बराबर होगा, तो एंथैल्पी के बराबर होगा। एंथैल्पी में परिवर्तन के बराबर नहीं होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो किसके बराबर होगा, इस तंत्र की एंथैल्पी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, एंथैल्पी के बराबर होगा। हाँ, यदि एंथैल्पी में परिवर्तन दिया होता तो फिर हम कहते ऐसा, फिर हम कहते ऐसा, फिर हम कहते ऐसा। बात समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर। अब सुनो,
एग्जैक्टली ये वाली जो चीज है ना, इसको आप नोट कर लो, यही आपके एंथैल्पी की जो है भैया डेफिनेशन भी है, यही एंथैल्पी की क्या है, डेफिनेशन भी है। तो आपने कहा सर आम के आम और गुठलियों के दाम, मतलब क्वेश्चन का क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट। चलो मजेदार, ये हुई ना बात। दो क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट कैसे हो गए भाई, रिवाइज हो गया। चलिए भाई हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन से वेरिएबल या चरांक जो हैं वो किसी तंत्र की अवस्था का निर्धारण करते हैं। ओके, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अवस्था का निर्धारण करती हैं? दाब, आयतन, ताप और सांद्रता, ये सारे ही ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि किसी तंत्र की जो अवस्था है बेसिकली वो क्या होगी, गैस होगी, द्रव होगी, ठोस होगी या फिर, ध्यान से देखिएगा, एक्वस होगी। ये सारी चीजें बता दी हैं जिसमें आपका प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है और कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता है। बात समझ में आ गई? मैंने कहा हाँ जी सर। चलो ठीक, अच्छा अब यहां पर एक डेफिनेशन और निकल कर आई। आपने कहा सर अवस्था या देखो पता है ये जो चरांक या वेरिएबल लिखा होता है ना, इसको हम स्टेट वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुत ध्यान से देखिएगा, स्टेट वेरिएबल, वेरी 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 एबल या फिर फंक्शन, फंक्शन। बात समझ में? तो इसको हम स्टेट वेरिएबल या फिर क्या बोलेंगे भाई, फंक्शन बोलेंगे। इसको जो है हम स्टेट है ना, तो इसको हम जो है अवस्था चर या फिर क्या बोल सकते हैं, फंक्शन है ना भाई, तो फलन बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये अवस्था चर या फिर क्या कहलाएगा भैया, अवस्था फलन कहलाएगा। मस्त वाली कहानी है, दिमाग के अंदर सेट कर लो। ठीक है, आपने कहा हाँ जी सर बिल्कुल सेट है। चलिए तो सारे के सारे आपके जो है वो क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। और स्टेट वेरिएबल या स्टेट फंक्शन का मतलब ये होता है कि ऐसी प्रॉपर्टीज या फिर गुणधर्म, राइट, जो कि किसी भी पदार्थ की जो अवस्था होती है, जो कि किसी भी पदार्थ की जो अवस्था होती है उसको निर्धारित करती है। कैसे? मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर जो जल भरा हुआ है ना, इसका तापमान अपन बहुत कम कर देते हैं। बात समझ में? इसका दाब अपन बहुत बढ़ा देते हैं, तो इससे ये ठोस अवस्था में आ जाएगा। मतलब ये कि ताप और दाब से यहां पर आपका अवस्था जो है उसके परिवर्तन को आप डिफाइन कर सकते हो। आपने कहा हाँ जी सर, मस्त वाली बात, नोट कर लो। चलो डन। बस ऐसा करते 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 सारे कॉन्सेप्ट्स निपटा देंगे और कहानी सीधे खोपड़ी के अंदर सेट हो जाएगी। ठीक है, चलो। किसी तंत्र को बंद तंत्र कहा जाता है यदि वह पार्श्वक के साथ विनिमय करता है। अच्छा, क्लोज सिस्टम या फिर बंद निकाय के बारे में यहां पर बात हो रही है। बहुत ध्यान से देखेंगे भैया, बंद निकाय। हम बात किसके बारे में कर रहे हैं भाई? हम बात कर रहे हैं बंद निकाय यानी कि क्लोज सिस्टम के बारे में। अब सवाल पैदा होता है कि सर बंद निकाय क्या होता है? तो ये लो, एक अकेली बोतल और उसमें भरा हुआ जो जल है ना, वो हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेगा। बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा बोतल दिख रही है? आपने कहा हाँ जी सर। जल दिख रहा है? आपने कहा बिल्कुल दिख रहा है सर। अब ध्यान से देखो बेटा, ढक्कन को अपन ने एकदम लगा दिया ऐसे, मतलब मैं कह रहा हूं कि ढक्कन के यहां से कुछ भी बाहर नहीं आ सकता। तो जितना पदार्थ या द्रव है इसके अंदर वो तो वैसा का वैसे ही रहेगा, ना तो वो बाहर आएगा ना तो बाहर से कुछ चीज अंदर जाएगी। पर इसके तापमान की यदि हम बात करें तो उसमें क्या होता रहेगा? परिवर्तन होता रहेगा। क्यों होता रहेगा? क्योंकि देखो ये एग्जैक्टली आपका विलगित आपका निकाय तो है नहीं, आइसोलेटेड सिस्टम तो है नहीं। तो इसका मतलब ये कि ऊष्मा इसके अंदर भी जा सकती है और ऊष्मा इसमें से बाहर भी आ सकती है। आप यदि इसको कड़ी धूप, तेज धूप में रख दोगे तो ऊष्मा इसके अंदर आ जाएगी, ये गर्म हो जाएगा। पर यदि आप इसे शीतलक यानी कि रेफ्रिजरेटर के अंदर रखोगे तो इसमें से ऊष्मा जो है वो बाहर निकल जाएगी। बात समझ में आ रही है? आपने कहा हाँ जी सर। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊष्मा या ऊर्जा का आदान प्रदान तो हो रहा है पर द्रव्य का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, और इसको हम बोलते हैं क्या? बंद तंत्र। तो बंद निकाय में क्या होता है? बहुत ध्यान से देखिएगा कि भैया ऊष्मा का क्या आदान प्रदान तो होता है, ऊष्मा का आदान प्रदान तो होता है। बिल्कुल सही बात है, ऊष्मा का आदान प्रदान तो होता है
पर जो उसके अंदर का पदार्थ भरा हुआ है, जिसको हम द्रव्य भी कहते हैं, का आदान प्रदान नहीं होता है। ऑप्शंस देखो जरा कौन से हैं। तो इसके अंदर का आदान प्रदान नहीं होता है, तो सिर्फ ऊष्मा का होगा। ये तो गलती हो गया, ये भी गलत हो गया। विलगित के लिए होता, द्रव्य का नहीं होगा, केवल ऊर्जा का होगा। बिल्कुल सही बात है। और ये वाला तो आपका गलत हो गया। तो सिर्फ ऊर्जा का आदान प्रदान होगा, द्रव्य जो होगा उसका कोई भी आदान प्रदान नहीं होने वाला है बबुआ। राइट, आपने कहा हाँ जी सर। और ऑप्शन कैसा हो गया आपका? बिल्कुल सही। तो देखो भैया, चौथा सवाल है, सिर्फ चौथा सवाल है, और आपके कितने सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो कैसे हो गए भाई? क्लियर हो गए। नोट कर लो, पक्का? चलिए आइए अगला सवाल। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में होता क्या है? तो भैया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में होता क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ऊष्मा जो है वो बाहर निकलती है। ऊष्मा जो है वो कैसी होती है बच्चों? तो भाई बाहर निकलती है। बात समझ में? एक उदाहरण लेंगे, ये कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो बेटा, यहां पर मेरे पास CH4 है, आपने कहा हाँ जी सर। मेरे पास यहाँ पर ऑक्सीजन है, आपने कहा हाँ जी सर। फिर मैंने बना दिया CO2, आपने कहा हाँ जी सर। फिर मैंने जो है ये बना दिया, आपने कहा हाँ जी सर। और साथ में निकल रही है ऊष्मा। तो एक चीज यहां पर क्लियर हो गई कि ये होगी आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए भैया, तो अब इसकी जो कुल एंथैल्पी है, बहुत ध्यान से देखना, कुल एंथैल्पी, तो इसकी जो कुल एंथैल्पी है वो कितनी है? तो आपने कहा सर H1। वहां पर भी कुछ कुल एंथैल्पी होगी, तो इसकी जो कुल एंथैल्पी है, बहुत ध्यान से देखेंगे, कुल एंथैल्पी है वो कितनी है? H2। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी ये है। इसको आप क्या कह सकते हो भैया? आप इसको कह सकते हो HR, रिएक्टेंट की एंथैल्पी, अभिकारक की एंथैल्पी। इसको आप कह सकते हो HP, प्रोडक्ट की एंथैल्पी, या फिर उत्पाद की एंथैल्पी। बात है कि इंग्लिश हिंदी अपन दोनों में लेते हुए चलेंगे, ठीक है? तो अब देखो, तो कुल एंथैल्पी यहां पर इसकी दे दी गई। अब मैं कह रहा हूं कि ये जो ऊष्मा आई, ये कहां से आई होगी? अब मैं कह रहा हूं कि भाई ये जो ऊष्मा आई, ये कहां से आई होगी? तो सीधी सी बात है कि इन दोनों की जो कुल एंथैल्पी थी, इन दोनों की जो कुल एंथैल्पी थी, बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, इन दोनों की जो कुल एंथैल्पी थी, उसमें से कुछ पार्ट जो है, जब इनकी रिएक्शन हुई, रासायनिक अभिक्रिया हुई, तो भैया ये एक्स्ट्रा एनर्जी थी जो बाहर निकल गई। देखो, इन दोनों की जो कुल एंथैल्पी थी वो HR थी, भैया इन दोनों की कुल एंथैल्पी जो थी वो HP थी। अब जैसे ही ये रिएक्शन हुई, तो एक्स्ट्रा एनर्जी जो थी, एक्स्ट्रा ऊर्जा जो थी, वो कैसी हो गई भैया? बाहर निकल गई। इसका मतलब ये कि यहां पर ज्यादा रही होगी और वहां पर कैसी रही होगी? तो भैया कम रही होगी। बात समझ में आई? सो वन थिंग इज क्लियर यार कि HR जो होगा वो ज्यादा होगा किससे? HP से। HR जो है वो ज्यादा होगा HP से, HR जो है वो ज्यादा होगा HP से। ये होता है कब? जब आप बात करते हो ऊष्मा शोषी की। ठीक है, चलो बढ़िया सवाल था। ये तब होता है जब कोई अभिक्रिया नहीं होती है, और ये तो ये ऐसा कुछ होगा ही नहीं। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये वाला भाग बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है कहानी? यस सर। तो भाई कभी ना कभी तो ये सवाल आपके दिमाग में आया होगा ना कि सर जब एक ईंधन को हम जलाते हैं तो वो जो ऊष्मा होती है वो बेसिकली आती कहां से? बात समझ में आई? तो बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो, एक प्रकार की ऊर्जा है जो इन सारी चीजों को आपस में जोड़े रखती है, बनाए रखती है। वैसी एक ऊष्मा है जो CO2 या फिर H2O को आपस में जोड़े रखती है, या फिर आप ये कह सकते हो कि भाई बनाए रखती है। बात समझ में आई? जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो भैया नए प्रकार के हमें जो है उत्पाद मिलते हैं, नए प्रकार के जो है हमें अणु मिलते हैं, नए प्रकार के हमें जो है परमाणु मिलते हैं। तो जो एडिशनल या एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो बाहर निकल जाती है, और उसी को अपन कहते हैं कि अभिक्रिया कैसी हो रही है? ऊष्माक्षेपी हो रही है। क्लियर हुई कहानी? आपने कहा सर बिल्कुल चकाचक क्लियर है, मस्त वाली क्लियर है, और यही क्या होगा अपना भाई आंसर होगा। ठीक है, आपने कहा हाँ जी सर। हम बढ़ेंगे आगे अगले वाले सवाल की तरफ। आ जाइए भैया, आ जाइए। ठीक है, एक तंत्र की एंथैल्पी में परिवर्तन किस पर निर्भर करता है? एक तंत्र की एंथैल्पी में परिवर्तन जो है वो किस पर निर्भर करता है? अभी बताते किस पर करता है। रुको रुको, पटकते हैं। अच्छा रुको, छोड़ो।
जगह नहीं है ना। तो एक तंत्र की एंथैल्पी में परिवर्तन किस पर निर्भर करता है भाई? जब आप डेल एच की बात करते हो तो इसका फॉर्मूला होता है HP माइनस HR। आपने कहा उत्पाद की कुल एंथैल्पी माइनस आप यदि अभिकारक की कुल एंथैल्पी करते हो तो भैया वो डेल एच के कैसा हो जाता है बेटा? बराबर हो जाता है। बात समझ में? आपने कहा हाँ जी सर। इसका मतलब ये दोनों अवस्थाओं पर क्या करेगा? राइट, डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा, और आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ग। क्योंकि एंथैल्पी में जो परिवर्तन है वो अभिकारक और उत्पाद की जो एंथैल्पी होती है ना वो दोनों पर कैसा करता है भैया? निर्भर करता है। क्लियर हो गया? आपने कहा हाँ जी सर, नोट किया जाए। ठीक है बच्चों, चलो डाउट्स यदि आते जाएंगे, वैसे तो नहीं आएंगे, अपन इतने शानदार तरीके से कवर कर रहे हैं एक एक चीज को, पर फिर भी यदि आ जाते हैं, मतलब 0.000001% यदि डाउट आ जाते हैं, कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना डाउट वहां पर पुट कीजिए, ठीक है, उसको उधर ही निपटा देंगे। चलो, रासायनिक अभिक्रियाएं स्वतः ही उस दिशा में संपन्न हो जाती हैं। स्वतः ही मतलब ऑटोमेटिकली, मतलब अपने आप उस दिशा में संपन्न हो जाती है जिस दिशा में मुक्त ऊर्जा की कमी होती है, जिस दिशा में कोई उपयोगी कार्य नहीं होता है, जिस दिशा में मुक्त ऊर्जा में वृद्धि होती है, या इनमें से कोई नहीं। अब सवाल पैदा होता है कि सर मुक्त ऊर्जा क्या है? तो देखो बेटा, मुक्त ऊर्जा जो होती है इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है गिब्स मुक्त ऊर्जा। तो भैया इसका पूरा नाम है गिब्स मुक्त ऊर्जा। ये समझ में आया आपने कहा हाँ जी सर। तो सीधी सी बात है कि रासायनिक अभिक्रिया स्वतः ही उस दशा में संपन्न होगी। हमने कहा हमारे पास एक अभिकारक था और फिर यह उत्पाद में परिवर्तित हो गया। हमने कहा हमारे पास एक अभिकारक था और फिर यह उत्पाद में यदि परिवर्तित हो गया तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें यदि ऑटोमेटिकली हो रही है, मतलब सीधी सी बात है कि मुक्त ऊर्जा में क्या आएगी? तो भैया कमी आएगी, क्योंकि इसमें आपका जो डेल जी होगा वो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। हम सबने देखा है कि डेल जी यानी कि गिब्स ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो जितना ऋणात्मक होगा, अभिक्रिया जो है ऑटोमेटिकली उस दिशा में जाना शुरू कर देगी। बात समझ में? तो यदि नेगेटिव है इसका मतलब स्वप्रवर्तित है, नहीं स्वप्रवर्तित है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस है। और यदि पॉजिटिव है तो अस्वप्रवर्तित है, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस है। बड़ी सिंपल सी कहानी। तो भाई ऐसा है कि यदि अपने आप प्रवर्तित हो रही है, अपने आप कोई रिएक्शन यदि हो रही है, इसका मतलब मुक्त ऊर्जा में क्या होगी? तो भैया कमी होगी। मस्त वाली ये कहानी है, नोट कर लो, बढ़िया वाली बात। तो सीधी बात, डेल जी यदि आपका नेगेटिव है तो स्वप्रवर्तित है, डेल जी यदि आपका पॉजिटिव है तो कैसा होगा? तो अस्वप्रवर्तित है। एकदम हलवा वाली बात है भैया। चलो, आप लेंगे इसका स्क्रीनशॉट और हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ और हीरो बनेंगे, ठीक है। हमने कहा भैया स्थिर ताप और दाब पर रासायनिक अभिक्रिया में होने वाला ऊष्मा विनिमय जो है वो क्या कहलाता है? बढ़िया सवाल है यार। स्थिर ताप है और स्थिर दाब है, इस समय पर होने वाला जो ऊष्मा विनिमय है, राइट, वो जो है आपका क्या कहलाएगा? मतलब ताप को भी हमने स्थिर बोल दिया है, दाब को भी हमने स्थिर बोल दिया है, और ये एक सिचुएशन में जो ऊष्मा का विनिमय होगा वो क्या कहलाएगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। बढ़िया सवाल है, नीट में 2-3 बार पूछा गया है, ठीक है, जल्दी बताओ फिर बढ़ते हैं आगे। ये बात तो बढ़िया वाला ये सवाल था भैया। देखो 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 देखो, अपना जो ताप है और दाब कैसा है? वो है स्थिर। बात समझ में आई? तो हम ये कहेंगे कि जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें जो भी परिवर्तन होगा वो इनमें से किस में होगा? बेस्ट ऑप्शन है सबके सूत्र लिख लो, इससे पता है क्या होगा? तगड़ा वाला रिवीजन। चलो, तो मैंने कहा कि डेल यू इज इक्वल टू मेरे पास है क्यू प्लस डब्ल्यू। फिर मैंने कहा कि भैया एंथैल्पी में परिवर्तन के बारे में बात हो रही है ना, राइट। चलिए, तो डेल एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो ये डेल यू प्लस पी डेल वी हो जाएगा। चलो भाई, और यदि हम एंट्रोपी की बात करेंगे तो ये डेल एस आपका होता है ये क्यू सिस्टम, यदि आप तंत्र के लिए निकालते हो, डिवाइड बाय टी होता है। और गिब्स एनर्जी की यदि आप बात करोगे तो डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस होगा। बात समझ में आई? तो आपने कहा हाँ जी सर, ये सारी सिचुएशंस है। अब हम कह रहे हैं भैया तापमान जो है वो भी स्थिर है और जो दाब है वो भी स्थिर है, तो इस सिचुएशन में आयतन में परिवर्तन हो सकता है, और इस प्रकार से यदि ऊष्मा में विनिमय होगा तो हम कहेंगे कि ये किसके बराबर है? एंट्रोपी के बराबर है।
सिर्फ आयतन में परिवर्तन हो रहा है, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तापमान आपका नियत बना हुआ है, दाब में कौनों परिवर्तन नहीं हो रहा, दाब भी यहां पर आपका नियत बना हुआ है। आपने कहा सर अब बचा कौन, कौन बचा? तो आपने कहा सर एक ही तो बच्ची बेचारी, नन्ही मुन्नी सी आपकी जो अवस्था फलन है, जिसका नाम क्या है? अव्यवस्था यानी कि एंट्रोपी। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। और सोचो, एक सवाल किया, 4 फॉर्मूले रिवाइज हो गए, आंसर चेक करेंगे, हीरो बनेंगे और बढ़ेंगे आगे। 1 मिनट, स्क्रीनशॉट यदि नहीं लिया है तो जल्दी से ले लो, बढ़ेंगे आगे। ठीक है, चलो आ जाओ। अगला सवाल कहता है कि एंथैल्पी को परिभाषित कैसे करते हैं। तो यार ये तो बड़ा हलवा क्वेश्चन हो गया कि एंथैल्पी जो होती है, राइट, उसको हम इस वाले सूत्र से डिफाइन कर सकते हैं। एक और चीज है जो आपको दिमाग के अंदर फिट रखनी चाहिए कि भैया एंथैल्पी और आंतरिक ऊर्जा कब कब कैलकुलेट करते हैं। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एंथैल्पी और आंतरिक ऊर्जा जो है इसको हम कब कब कैलकुलेट करते हैं। और मुझे ना यहाँ से एक सूत्र भी ध्यान आ रहा है, वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, मुझे एक सूत्र भी याद आ रहा है, वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मस्त वाला सूत्र याद आ रहा है, यहाँ पर लिख देते हैं। आपने देखा होगा तो हमने इस चैप्टर में ऊष्माधारिता के बारे में भी पढ़ा है। हमने यहाँ पर मोलर ऊष्माधारिता भी पढ़ी है और हमने यहाँ पर विशिष्ट ऊष्माधारिता जो है उसके बारे में भी बात की है। तो वो हम लिख लेते हैं पहले, दैट Q इज इक्वल टू वॉट, दैट Q इज इक्वल टू वॉट C डेल T। और यहाँ पर जो C है बेटा वो किसको रिप्रेजेंट करता है? तो आपने कहा सर ऊष्माधारिता। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। C जो रहेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो भाई सीरियस सी बात, ये रिप्रेजेंट करेगा आपके किसको? ऊष्माधारिता यानी कि हीट कैपेसिटी को। तो इसको भी आप नोट कर लेना। और कुछ मेरे धुरंधर नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ने अभी यदि एंट्री मारी होगी इस लेक्चर में तो भैया प्लीज आप इसको अपनी कॉपी में बना लें। ये पूरा लेखा जोखा है थर्मोडायनेमिक्स का, यदि आप बात करते हैं क्विक रिवीजन की तो। ठीक है, चलो आ जाओ बैक टू द क्वेश्चन। तो एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी के बीच में कनेक्शन कैसे समझेंगे, इसके लिए हमने क्या किया? हमने दीवार बना दी एक। हमने जो है कहा एक दीवार बनाएंगे, ऐसी एक दीवार बनाएंगे। और हमने कहा भैया सुनो, अब कहानी यहां से शुरू होती है। हमने कहा एक काम करेंगे, हम एक तरफ खुला निकाल लेंगे, बात समझ में, और एक तरफ जो है हम बंद निकाल लेंगे। हमने कहा एक तरफ हम खुला निकाल लेंगे और एक तरफ हम बंद निकाल लेंगे। चलो खुला निकाल लेते हैं। ये बनाया बीकर, ये किया हमने ऐसा, और ये इसको हमने ओपन कर दिया। बंद निकाय में हमने क्या किया? एक डिब्बा लिया, हमने इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया। अब आपको भी पता है कि यदि मैं दोनों तरफ ऊष्मा देता हूं, यदि मैं दोनों तरफ जो है ऊष्मा देता हूं, राइट, बोलो यस सर। यदि मैं दोनों तरफ ऊष्मा देता हूं, दोनों ही डिब्बे का यदि मैं हैप्पी बर्थडे मनाता हूं, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। जब हम कहते हैं कि निकाय भैया खुला है, इसका मतलब ये निकाय यदि खुला है तो दाब आपका जो है वो स्थिर हो जाता है। ओके बेटा, आयतन में परिवर्तन हो सकता है। और यदि आप कह रहे हो कि सर डिब्बा जो है वो बंद है, तो भैया यहां पर जो आयतन है ना, राइट, वो कैसा हो जाता है? स्थिर हो जाता है। आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। अब जब दोनों ही जगह पर हम क्या दे रहे हैं भाई? ऊष्मा दे रहे हैं। बात समझ में आई? तो इस वाली सिचुएशन में पता है क्या होगा? दाब जहां पर स्थिर हो रहा है, इस सिचुएशन में एक बढ़िया वाली कंडीशन होगी, और वो ये होगी कि ऊष्मा देने पर याद रहे डिब्बा आपका कैसा है? खुला है। ऊष्मा देने पर एंथैल्पी में परिवर्तन होगा। एंथैल्पी में क्या होगा? तो आपने कहा सर परिवर्तन होगा सर। तो भैया ऊष्मा देने पर एंथैल्पी में परिवर्तन होगा। और यदि हम यहां पर ऊष्मा देते हैं, बात समझ में आई? ऊष्मा देने पर यहां तो एंथैल्पी में परिवर्तन होगा, यहां पर ऊष्मा देने पर, ठीक है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। तो यहां पर एंथैल्पी देने पर किसमें परिवर्तन होगा? तो आपने कहा सर मस्त वाली बात, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। बात समझ में आई? तो इसीलिए जब आप दोनों सिचुएशन की बात करते हो तो वो दोनों अलग अलग होते हैं। पर यदि हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका Q, दाब स्थिर है इसलिए यहां पर डेल H आ जाएगा बेटा, और यहां पर आपका QV इज इक्वल टू वॉट? डेल U आ जाएगा बेटा। ये दो अलग अलग सिचुएशन थी। तो जब चैप्टर की शुरुआत हमने की, बात समझ में आई, तो हमने डिब्बा बंद लिया था। जब आगे हम थोड़ा बढ़े तो हमने कहा भैया खुला निकाय होगा। जब हम थोड़ा और आगे बढ़े, हमने थोड़ा सा और डीप में डिस्कस किया, तो हमें यह पता चला कि भैया ऐसे नहीं है, मतलब यहां पर भी एक सूत्र छिपा हुआ है, एंड दैट इज व्हाट? डेल H इज इक्वल टू व्हाट? डेल U। डेल U बोले तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन,
प्लस पी डेल वी, तो प्लस कितना हो जाएगा, तो भैया पी डेल वी हो जाएगा। आपने कहा सर जब बात कहानी क्लियर हो गई, तो एक चीज याद रखेंगे, डिब्बा आपका बंद है या फिर डिब्बा आपका खुला है, इस पर डिपेंड करता है कि परिवर्तन जो है वो किस में होगा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा या फिर आपकी एंथैल्पी में परिवर्तन होगा। ठीक है, बढ़िया वाली कहानी आप पढ़ चुके हैं, हम आगे बढ़ेंगे। चलो क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, मस्त वाली बात, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ठीक है, आपने कहा ये बात हुई ना सर, अब बढ़ेंगे आगे, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए हम बात कर रहे हैं भैया कि एक भारहीन पिस्टन द्वारा स्थिर ताप पर प्रसार डेल वी है, पिस्टन द्वारा प्रसार जो है वो आपका डेल वी है। ओके, पिस्टन बनाना पड़ेगा, ये बना पिस्टन, ये रहा पिस्टन सिस्टम, मस्त वाली कहानी, ये रहा भैया पिस्टन सिस्टम। ये पिस्टन पहले यहां पर था जिसको हमने कहा कि ये भारहीन है। चलो एक भारहीन पिस्टन द्वारा स्थिर ताप पर जो प्रसार है वो डेल वी है। यदि पिस्टन का दाब चरांक यानी कि वेरिएबल हो, दाब जो है उसमें क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। ठीक है जी, दाब में चेंज आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, तो पिस्टन द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से कौन सा होगा। ओके फाइन, ठीक है, तो पिस्टन द्वारा किया गया जो कार्य होता है उसके लिए यदि आपको पता हो तो हम कुछ इस तरीके से लेते हैं, पर मैं कह रहा हूं कि भाई दाब में परिवर्तन है, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो नेगेटिव में ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आंतरिक प्रेशर ज्यादा है और बाह्य प्रेशर जो है वो कम है। आपने कहा हाँ जी सर। चलो अब आगे क्या, बढ़ते हैं आगे, आ जाओ। ठीक है, तो अब आगे क्या, तो आपने कहा सर ये वाली सिचुएशन है, क्या करें, तो भाई ये तो हो ही नहीं सकता। पूछो कैसे, दाब में आपका परिवर्तन आ रहा है तो भाई आयतन में भी परिवर्तन आएगा, बात समझ में आई, तो ये नहीं हो सकता। दोनों में परिवर्तन आएगा, बात समझ में आई, दाब में परिवर्तन आ रहा है, आयतन में आएगा, पर ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर आपको आंतरिक या फिर बाह्य दाब जो है उसको दर्शाना पड़ेगा, ये भी नहीं हो सकता, तो ये कोई ऑप्शन ही नहीं हो सकता। हाँ यदि ऐसा दिया होता तो ये बिल्कुल आपका सही होता। याद रहे आपको यहां पर जो है एक्सटर्नल प्रेशर या बाह्य दाब जो है उसको लिखना बहुत ही जरूरी है। क्लियर हो गई कहानी, आपने कहा हाँ जी सर, हम बढ़ेंगे आगे, नोट करो। ठीक है, ओके, क्रॉस चेक किया, बिल्कुल सही बात। चलिए थोड़ा हम और आगे बढ़ेंगे इस कहानी को लेकर। हमारे पास एक अभिक्रिया दी हुई है और इस अभिक्रिया में जो भी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, संभवन है, दहन है, उदासीनीकरण है, और ये यहां पर आपकी जो है संभवन की जगह संघनन होगा, संभवन नहीं, संघनन, बात समझ में आई। और दहन है, उदासीनीकरण है, और आपकी जो है भैया अभिक्रिया की ऊष्मा है। तो देखो ऊपर के जो तीन नाम दिए गए हैं ना, पता है वो कौन से हैं, मतलब वो स्पेसिफिक किसी प्रकार की अभिक्रिया यदि हो रही है तो वहां पर हम उपयोग करते हैं संघनन। अब संघनन हम कब करेंगे, जब हम कहेंगे कि कोई जो गैस है वो जब किस में परिवर्तित हो रही है, ठोस में परिवर्तित हो रही है। कोई भी गैस जब ठोस में परिवर्तित होती है तो जितनी ऊष्मा वो बाहर निकाल देती है, बात समझ में आई, उसको अपन क्या बोलते हैं भैया, उसको अपन बोलते हैं संघनन की ऊष्मा। कैसे समझते हैं, अपने पास एक बढ़िया वाला एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्ट है, बहुत ध्यान से देखना। इसके अंदर भयंकर ठंडा पानी भर दो, एकदम ठंडा ठंडा चिल जो है, कूल इसके अंदर आप पानी भर दीजिए, ढक्कन को आप लगा दीजिए। फिर आप देखेंगे कि इस वातावरण के जितने भी जलवाष्प हैं वो इसके पास आ जाएंगे। जलवाष्प हैं तो गैसीय अवस्था में बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, फिर इसके पास में आ जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, अपनी ऊष्मा वातावरण को दे देंगे और खुद जो है वाष्प से किस में परिवर्तित हो जाएंगे। गुरुजी आपने तो यहां लिखा ही गलत है, गैस से द्रव में बेटा, संघनित हो रहे हैं ना। चलो आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर आ जाएंगे और गैस से किस में परिवर्तित हो जाएंगे, तो भैया द्रव अवस्था में आ जाएंगे। तो आप देखना जब भी ठंडी बोतल को आप कहीं पर रखते हो उसके आसपास जो है बहुत सारा पानी जो है वो जमा हो जाता है। मेरे को बचपन में ये लगता था कि बोतल फूटी हुई है,
मुझे बचपन में लगता था कि भैया ये कोई जादू है, ढक्कन तो बंद है, फिर पानी बाहर कहां से आया? तो भाई वो जो पानी बाहर आ रहा है बेसिकली वो अंदर का पानी नहीं है, वो बाहर के जो जलवाष्प है वो यहां पर आए, संघनित हुए, और संघनित होते समय वो गैस से द्रव में परिवर्तित हो गए, मतलब उन्होंने एक ऊष्मा जो है वो बाहर कर दी। उस ऊष्मा को अपन क्या कहते हैं भाई? संघनन की ऊष्मा कहते हैं, जो कि यहां पर है ही नहीं, क्योंकि यहां पर सब कुछ कैसा दिया हुआ है। तो आपने कहा सर सब कुछ गैसीय अवस्था में, कुछ तो द्रव बन नहीं रहा, तो यहां नहीं होगा। तो यह ऑप्शन कैसा हो जाएगा बच्चों? तो यह गलत हो जाएगा, यहां लगा देते हैं। ठीक है, दहन की ऊष्मा कब होगी? जब सीधी सी बात है कि इनमें से कोई चीज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी और ऊष्मा बाहर निकलेगी, मतलब अभिकारक जो होगा, राइट, अभिकारक किसके साथ अभिक्रिया करेगा? तो बच्चों ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करना जरूरी है, तब जाकर ही दहन होगा। यदि हम बात करते हैं उदासीनीकरण की, तो उदासीनीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक अम्ल लिया जाता है, एक क्षारक लिया जाता है, दोनों को आपस में मिलाया जाता है, न्यूट्रलाइजेशन। बात समझ में? जब आप दोनों को आपस में मिलाते हो तो लवण का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है, और एक ऊष्मा बाहर निकलती है, उसको अपन कहते हैं उदासीनीकरण। और आप बोलोगे सर ये वही वाली है ना 10th क्लास में हमने जो पढ़ा था पहले और दूसरे अध्याय में? जी हाँ बिल्कुल वही है ये। तो उदासीनीकरण की ऊष्मा तब निकलेगी जब एक अम्ल किसके साथ मिलेगा बेटा? एक क्षारक के साथ मिलेगा। तो ये भी नहीं हो सकती क्योंकि दहन भी नहीं हो रहा है, और रुको ना मैं बड़े बड़े इसमें जो है क्रॉस लगाता हूं, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती। और जब कोई नहीं हो सकती तो हम कहते हैं कि जब कुछ फिक्स्ड ही नहीं है पर रिएक्शन तो हो रही है ना। हमने कहा भाई जब कुछ फिक्स्ड ही नहीं है तो छोड़ो ना, पर रिएक्शन तो हो रही है ना, ये रही भैया रिएक्शन, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? अभिक्रिया की ऊष्मा, खेल खत्म। तो ऐसी कोई भी चीज जिसमें आप ये नहीं बता सकते कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उसको कुछ मत बोलो, उसको सिर्फ अभिक्रिया बोल दो। जैसे आप किसी खिलाड़ी का नाम ही नहीं बता सकते तो आप उसको खिलाड़ी बोल दो। आपका फेवरेट क्रिकेटर या फिर खिलाड़ी कौन सा है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। खैर अपन आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी चीज जिसमें आप ये बता ही नहीं सकते कि जो अभिक्रिया हो रही है, राइट, उसका नाम क्या होगा? तो आपने कहा सर टेंशन खत्म करते हैं, एक काम करते हैं, इसको रिएक्शन बोलते हैं अपन। हाँ, वो जो रिएक्शन है वो अलग अलग तरीके से हो सकती है, जैसे कि संघनन की ऊष्मा हो सकती है, दहन की ऊष्मा हो सकती है, भाई उदासीनीकरण की ऊष्मा हो सकती है। पर यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको बोलते हो अभिक्रिया की ऊष्मा। तो बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है कि जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ मिला रहे हो, राइट, तो आपको CO+H2O मिल रहा है। और यदि आप ध्यान से देखेंगे तो एक वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन यदि आपने सुनी होगी, हम पढ़ते हैं इसको किसमें? तो भैया हाइड्रोजन वाले अध्याय में। तो उसका इस अभिक्रिया से सीधे सीधे जो है वो लेना देना है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? बात समझ में आ गई? आपने कहा सर बिल्कुल चिल्ल वाली बात है, एकदम मस्त वाली बात है, गर्दा उड़ा दिया अपन ने। चलिए इसको हम आगे लेकर चलेंगे अगले सवाल की तरफ। शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। ऑन द सेम वे कॉन्सेप्ट का नाम लिया, और कॉन्सेप्ट कैसा हो गया भैया? हाजिर हो गया। कैसे? देखो, उदासीनीकरण की ऊष्मा का मान किस अभिक्रिया के लिए सबसे कम होगा? देखो भैया ये जो सवाल है कक्षा 10वीं में भी पूछ सकते हैं, 11वीं में भी, 12वीं में भी, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। बहुत ध्यान से देखिएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया ही तब होती है जब हम अम्ल को किसके साथ मिलाते हैं? क्षारक के साथ मिलाते हैं। बात समझ में आई? अब यदि आपको पता हो तो जो अम्ल होता है भैया वो भी दो प्रकार का होता है। अम्ल जो है वो दो प्रकार का होता है। एक तो जिसको आप जानते हो सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया। तो भाई एक तो आपका जो है प्रबल अम्ल हो जाएगा, तो एक तो आपका प्रबल अम्ल हो जाएगा, एक जो है वो हो जाएगा बबुआ दुर्बल अम्ल। आप बोलोगे सर कुछ गर्मा गर्म उदाहरण हो जाए तो ये कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो गर्मा गर्म उदाहरण अपन और ले लेते हैं। मैंने कहा भैया HCl, मैंने कहा भैया H2SO4, फिर मैंने कहा सुनो मस्त वाली बात HNO3 ले लो। इसके बाद वाले चैप्टर में ये पढ़ेंगे, इसलिए अभी से इसका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, और दुर्बल अम्ल की यदि हम बात करेंगे तो कोई भी ले लो, HCOOH ले लो, H2CO3 ले लो, और कौन सा? तो भैया फेवरेट हमारा ये ले लो। कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल की यदि आप बात करोगे तो वो कैसा होगा बबुआ?
दुर्बल अम्ल होगा। कुछ इसी तरीके से यदि हम बात करते हैं किसकी, क्षारक की, बात समझ में आई, किसकी, क्षारक की। तो कुछ इसी तरीके से यदि हम बात करते हैं क्षारक की, तो भाई ये भी दो प्रकार के होंगे, प्रबल होंगे बेटा, और कौन से होंगे, दुर्बल होंगे। और ऐसा क्यों बता रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि यहां से आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब प्रबल कौन होगा, तो भैया NaOH, जिसको आप लोग कॉस्टिक सोडा भी कहते हो, और CaOH2, जिसको आप लोग क्या कहते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हो, चूने का पानी कहते हो, बुझा हुआ चूना कहते हो, बोलो यस सर। दुर्बल में हम एक ले लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बेचारा हमने लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। सवाल पैदा होता है सर कहानी क्या है, वो तो देखें। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि उदासीनीकरण, देखो ये सारी की सारी अभिक्रियाएं जो है ये उदासीनीकरण है। कैसे, क्योंकि जब भी एक अम्ल को एक क्षारक के साथ आप मिलाते हो, बात समझ में आ रही है, निर्माण होता है किसका, तो भैया निर्माण होता है एक लवण का निर्माण होगा, और साथ में जो है जल का निर्माण होगा। लवण का निर्माण होगा और साथ में जो है भैया जल का निर्माण होगा। इंटरेस्टिंग कहानी, ठीक है। तो अम्ल प्लस क्षारक को हम परिवर्तित कर रहे हैं, हमको मिल रहा है लवण और साथ में मिल रहा है जल। चलो, तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं कि भाई ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अब सवाल पैदा होता है कि इससे होता क्या है, तो इससे ऊष्मा बाहर निकलती है। अब जब भी हम प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक को मिलाएंगे, ऊष्मा ज्यादा निकलेगी। भाई दोनों ताकतवर है, दोनों स्ट्रांग है, दोनों प्रबल है, आपस में टकराएंगे तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। बात समझ में आई, आपस में टकराएंगे तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। हम कह रहे हैं कि सबसे कम मान कब होगा, जब एक दुर्बल अम्ल, यहां लिख दो इसको, मस्त वाली कहानी, जब एक दुर्बल अम्ल अभिक्रिया करेगा किसके साथ में, आपने कहा सर दुर्बल क्षार के साथ में। जब एक दुर्बल अम्ल जो होगा दुर्बल क्षारक के साथ में रिएक्शन करेगा, तो उस समय जो ऊष्मा निकलेगी वो सबसे कम निकलेगी। कैसे निकलेगी, तो बेटा सबसे कम निकलेगी। पर याद रहे अम्ल भी आपका दुर्बल होना चाहिए और क्षारक भी आपका दुर्बल होना चाहिए। बताओ किसमें, तो पहले वाले में तो आपको प्रबल दिख रहा है, पहला वाला हो ही नहीं सकता, मतलब पहला वाला तो कहीं से कहीं तक हो ही नहीं सकता। बात समझ में, तो ये तो नहीं हो सकता। दुर्बल है बिल्कुल सही है, दुर्बल है प्रबल है नहीं हो सकता, प्रबल है दुर्बल है नहीं हो सकता। मतलब ये कि जब दोनों के दोनों कैसे होंगे बबुआ, दुर्बल होंगे ना, उस सिचुएशन में कहानी हो जाएगी सिंपल। और जो ऊर्जा या एनर्जी बाहर निकलने वाली है वो कैसी होगी भैया, कम से कम होगी। तो यही अपना क्या होगा, आंसर होगा। देखो पूरा रिवीजन हो गया, मतलब एक क्वेश्चन से पूरा रिवीजन ही हो गया, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया में आपको मिलेगी इससे हेल्प, नोट किया जाए। ठीक, आपने कहा हां जी सर, बिल्कुल ठीक, एकदम चकाचक, राइट। चलिए अगला सवाल। एक अभिक्रिया यहां पर दी हुई है और कवि कहना चाहते हैं कि 3.9 ग्राम बेंजीन को वायु में जब आप जलाओगे तो कितनी ऊष्मा जो है वो उत्पन्न होगी। बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो समीकरण लिखना है अपने को। तो बेंजीन को हमने जलाया C6 H6 प्लस 15/2 O2, मतलब यहां पर ये बात कर रहे हैं कि इसकी 15 ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। इससे अपने को मिल रहा है 3H2O और साथ में अपने को मिल रहा है 6CO2। बात समझ में आई। और इसमें जो ऊर्जा बाहर निकल रही है वो कितनी है, तो आपने कहा सर डेल H बराबर कितनी है, तो वो है आपकी -3264 किलो जूल प्रति मोल। तो ये यहां पर लिख दो किलो जूल प्रति मोल, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर कैसे करते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन को, ये तो हमको देखकर ही हम इसको छोड़ देते हैं सर। अब मत छोड़ना, पूछो क्यों, तगड़ा वाला कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, सीधे खोपड़ी के अंदर जाकर बिल्कुल फिट हो जाएगा पूरा मस्तिष्क में। ध्यान से देख, मैं कह रहा हूं भैया ये वाली ऊर्जा निकल रही है प्रति मोल के लिए। मैं कह रहा हूं कि ये जो ऊर्जा है ये निकल रही है किसके लिए, प्रति मोल के लिए। बहुत ध्यान से देखिएगा, प्रति मोल के लिए निकल रही है। 1 मोल के लिए उतनी ऊर्जा निकल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि देखो इसका 1 मोल है ना, बेंजीन का 1 मोल जल रहा है ना,
तो ये जो 1 मोल है इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी तो होगा। तो आप बोलोगे सर बेंजीन की बात हो रही है ना, हाँ। उसके 1 मोल की बात हो रही है ना, हाँ। तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, जो बेंजीन का द्रव्यमान होगा, निकाल लेते हैं अपन। तो हमने दिमाग लगाया कि भैया बेंजीन में 6 कार्बन है, 1 कार्बन 12 होता है, 6 कार्बन में 12 6 72 कर देंगे, और 6 हाइड्रोजन है तो 6 जोड़कर 78 कर देंगे। तो हमने कहा भैया 78 ग्राम बेंजीन जो है, ये लो सवाल को अपन ने गर्दा उड़ा दिया। तो मैं कह रहा हूं कि 78 ग्राम बेंजीन जो है वो 3264 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा दे रही है दहन करने पर। हमने कहा कि भैया 78 ग्राम जो है वो उतनी ऊर्जा बाहर दे रही है, तो 3.9 ग्राम बेंजीन जो है वो कितनी देगी। अरे तो ये कोई सवाल थोड़ी हुआ। तो आपसे पूछा गया कि 3.9 ग्राम जो है वो कितनी ऊर्जा देगी। बात समझ में आई? तो भाई सीधे सी बात, कैलकुलेशन करेंगे, हीरो बनेंगे, दैट्स ऑल। यहां पर 78 आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका कितना, तो भैया 3264। बात समझ में आ गई? अब देखो ये वैल्यूज हमेशा ऐसी देते हैं ना कि वो कैंसिल हो सके। बहुत सारे बच्चे कई बार कह देंगे सर कैलकुलेशन लेंदी होते हैं, बड़ी दिक्कत जाती है, समय बहुत लग जाता है। नहीं लगता। देखो वैल्यूज ऐसी दिए रहेंगे। आप जानते हो कि 39 इंटू 2 कितना होगा भाई, 78 होगा, इसलिए वहां पर उन्होंने दिया हुआ है 39। तो आप ध्यान से देखेंगे बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20। बोलो यस सर। रुको, ये 3.9 है ना, तो इसको यदि नीचे आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 39 होता था 2 आएगा, वैसे डिवाइड करोगे तो 20 आ जाएगा। कर देते हैं, तो नीचे की तरफ कितना आ गया, तो आपने कहा सर 20। तो वो जो वहां पर आपको दिख रहा है ना, बस 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 3264 डिवाइड बाय आप कितना करोगे, तो भाई 20 कर दोगे। आपने कहा सर एक तो हलवा वाली बात है, एकदम गर्दा उड़ा देंगे अपन। और आप इसको जो है ऐसे भी कर सकते हो भैया, 2 आ जाएगा बबुआ, मस्त वाली बात। अब ये वाला जो भाग है ना, ये तो अपने KG2 नहीं, अपने पहली दूसरी में सीखा था, बस वही कॉन्सेप्ट यहां पर लगाएंगे भाई। चलो, तो मैं कह रहा हूं 2 एकम 2 बचा 12, 2 6 12, 3 और 2। क्या ये कहीं आंसर है? ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। ठीक, तो हमेशा आपको ना मोलर द्रव्यमान पता होना चाहिए जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चंस करना चाहते हो। यदि मोलर द्रव्यमान आपके खोपड़ी के अंदर सेट है तो कोनो दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए भैया, तो आंसर हमारा हो गया क, आपने कहा वासर। मजेदार, नोट करेंगे। ठीक, यस सर। चलो अगला सवाल। एक उत्क्रमणीय प्रक्रम में, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस में, कोई तंत्र जो है वो 600 किलो जूल ऊष्मा का अवशोषण कर रहा है। ओके, एक डिब्बा बनाते हैं, हीरो बनते हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे कि डिब्बा बनाया गया। इस डिब्बे के अंदर जो है कुछ खुरापात हम लोगों ने कर दी। हमने कहा कि सुनो, इसके अंदर कुछ भरा हुआ है, किसी को मत बताना है। इसके अंदर एक द्रव्य भरा हुआ है, कोई गैस भरी हुई है। ठीक है, और क्या कर रहे हैं भैया, 600 किलो जूल ऊष्मा इसको दे रहे हैं। ओके जी, तो यहां से हम इसको जो ऊष्मा दे रहे हैं वो दे रहे हैं 600 किलो जूल। और भैया इसका मतलब तो पता नहीं, पारिपार्श्विक, पर हम ये कह रहे हैं कि 250 किलो जूल कार्य कर रहा है। मतलब आपने इसको ऊष्मा दी और इसने 250 किलो जूल का कार्य कर लिया। कुछ ऐसे ही जैसे आप प्रेशर कुकर को नीचे से गर्म करते हो और प्रेशर कुकर की सीटी जब ऊपर उठती है तो प्रेशर कुकर ने आपका जो परिवेश है उस पर क्या किया भाई, काम किया। ठीक है, तो इसने जो है, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, ये एरो जो लगा रहा हूं ना मैं, तीर बिल्कुल कॉन्सेप्ट के दिल में जाकर लगना चाहिए। जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, तीर सीधे उसके दिल में, लिवर में, जिगर में, किडनी में, खोपड़ी में, फेफड़े में जाकर लगना चाहिए, तब जाकर जो है मजा आता है। तो मैंने कहा भैया सुनो, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। आपने तो 600 किलो जूल दिया और भैया इसने जो है 250 किलो जूल जो है कार्य कर लिया। बात समझ में आई? अब यदि आपसे कोई पूछेगा कि बताओ बबुआ आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ, तो आप कहोगे सर
एक फॉर्मूला आपने पढ़ाया था सर, बिल्कुल पढ़ाया था, कौन सा भैया, डेल यू इज इक्वल टू वॉट, क्यू प्लस डब्ल्यू। अब बहुत सारे मेरे चुन्नू मुन्नू नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं वो पता है क्या करते हैं, वो यहां पर सीधे दोनों वैल्यू को ऐड करते हैं और कहते हैं सर आंसर आ गया सर, हीरो बन गए सर। एकदम से देखा नहीं दोनों वैल्यूज को, ऐड किया, हीरो बन गया सर। पर ये कैसा है भाई, गलत है। काहे गलत है, ध्यान से देखना बच्चों। ये वाला फॉर्मूला अपन तब देखते हैं जब हम कार्य और ऊष्मा दोनों तंत्र पे करते हैं। यहां पर क्या हो रहा है कि जो कार्य है ना वो तंत्र से बाहर निकल रहा है, परिवेश आपका जो निकाय है उससे बाहर निकल रहा है, इसका मतलब W यहां पर नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये भैया ऐसा हो जाएगा, प्लस यहां पर ये माइनस W हो जाएगा यहां पर, क्योंकि बाहर है। यदि अंदर होता तो कितना होता, पॉजिटिव होता। और सारे कॉन्सेप्ट्स को अपन रगड़ चुके हैं, ठीक है। तो मैंने कहा भैया बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, यहां पर हम लेंगे 600 प्लस यहां पर हम लेंगे माइनस 250 और यार 600 में से 250 कैसे घटाऊं, दिमाग से आ जाओ, कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा आपका प्लस 350 किलो जूल। और यदि कहीं पर यह लिखा होगा तो यही क्या होगा, सही जवाब होगा। बन जाओ हीरो। बात समझ में आई? तो ऐसे क्वेश्चंस में ना जोश में नहीं आना कि सर सब तो दिया हुआ है सर, वैल्यूज ही तो पुट करनी है। ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी देखो इजी तो बहुत है ना, इसलिए फंसा देते हैं, ठीक है। तो यही क्या होगा, अपना सही आंसर होगा, ठीक है। चलो मस्त वाली बात, शानदार वाली बात। चलिए भैया, CH4 के परमाणुीकरण, क्या नाम है, ऐसा लग रहा है कोई बहुत वैश्विक मुद्दा है जिसके लिए एक शब्द निकाल कर लेकर आए हैं। परमाणुीकरण मतलब कि एटमाइजेशन के एंथैल्पी का हमको जो मान है वो यहां पर दिया हुआ है, और CH की बंद ऊर्जा जो है वो आपको बतानी है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं कह रहा हूं कि जब CH4 की बात होगी, राइट, तो भाई CH4 कैसा होगा। तो आपने कहा सर CH4 जो है वो कैसा होगा, भैया 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 भैया, पहला अबंध, दूसरा अबंध, तीसरा अबंध और चौथा अबंध। और तो क्योंकि अब तो अपनी प्रैक्टिस भी हो गई ना, तो अपन तो ये भी बता देंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और जब इसको आप तोड़ रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है भाई, C मिल रहा है और 4H मिल रहा है। और कितनी ऊर्जा आपको देनी पड़ रही है, तो 1664। तो बताओ एक CH आबंध जो है इसको तोड़ने में कितनी ऊर्जा लगेगी, जल्दी से बताओ, फिर बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलो, तो आपने कहा सर ये तो बड़ी सिंपल वाली बात है कि भाई हमें चारों आबंध के, देखो ये जो ऊर्जा दी हुई है, बेसिकली इतनी ऊर्जा जो आप सप्लाई यहां पर कर रहे हो 1664 किलो जूल प्रति मोल जो आप ऊर्जा दे रहे हैं, राइट, वो चारों आबंधों को तोड़कर जो है कार्बन और हाइड्रोजन बनाने के लिए उपयोग की जा रही है। आपने कहा हाँ जी सर। अब यहां पर जब CH बंध की बात होती है तो कोई एक की बात होती है, ऐसा नहीं कि सबकी बात होती है। बात किसकी होती है, हमने कहा कोई भी एक कार्बन हाइड्रोजन आबंध जो है वो उठा लीजिए। आपने कहा कोई भी उठा लेते हैं। तो भैया 4 बॉन्ड को तोड़ने में इतनी लगेगी, तो एक आबंध को तोड़ने में कितनी लगेगी। तो आपने कहा सर डिवाइड बाय 4 करते हैं, हीरो बनते हैं। मस्त वाली है कहानी है, आओ भैया हीरो बनते हैं, ठीक है। तो इसको डिवाइड बाय हम लोग 4 करेंगे एक आबंध के लिए, और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, फिर ये हो जाएगा 1, फिर ये हो जाएगा 6, 416। बात समझ में आई, मस्त वाली कहानी। तो बेटा हमेशा याद रखें, जब भी CH बंध की बात होगी, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछते हैं, जब भी CH बंध की बात होगी तो ये सवाल बार बार पूछा जा सकता है। क्लियर है कहानी? आपने कहा हाँ जी सर, मस्त वाली बात। चलो भाई ठीक है जी, मस्त है जी, बढ़ेंगे जी आगे। आइए, अब अगला सवाल क्या कहता है कि एक अभिक्रिया में एंथैल्पी परिवर्तन निर्भर नहीं करता है किस पर। एक अभिक्रिया में एंथैल्पी परिवर्तन जो भी हो रहा है वो निर्भर नहीं करता है किस पर, अभिकारक और उत्पादों की अवस्था पर नहीं। भाई बिल्कुल करेगा, अवस्था पर एंथैल्पी जो है वो क्या करती है, याद करो भैया, निर्भर करती है। इसलिए एंथैल्पी को हम कहते हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अवस्था फलन, यानी कि स्टेट फंक्शन या फिर स्टेट वेरिएबल। बात समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर। दूसरी बात, तो ये तो गलत हो गया, करती है। अभिकारकों और उत्पादों की प्रकृति पर बिल्कुल करती है, कि उनकी जो प्रकृति है, बात समझ में आ रही है, वो किस प्रकार की है, इस पर भी डिपेंड करेगी। तो ये भी गलत हो गया। हम कह रहे हैं कि भाई अभिक्रिया के विभिन्न मध्य, हाय हाय हाय, बहुत ही नादान सा टॉपिक है।
मध्यवर्ती चरणों की यदि हम बात करेंगे तो इस पर आपकी जो एंथैल्पी है वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है, और यहीं से निकल कर आता है कौन, हेज का नियम, जो ये कहता है कि भैया सुनो, कोई अभिक्रिया एक रूप में एक चरण में पूरी होती है या फिर अलग अलग प्रकार के चरणों में पूरी होती है, दोनों ही सिचुएशंस में, बात समझ में आई, दोनों ही सिचुएशंस में कुल एंथैल्पी परिवर्तन जो है वो कैसा होगा, तो भैया एक समान होगा। बात समझ में आ रही है, मतलब बीच में क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई कनेक्शन नहीं है। तो यही हमारा सही जवाब होगा, और ये भी आपका कैसा हो जाएगा भाई, प्राथमिक और अंतिम एंथैल्पी जो है इस पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा, क्योंकि जब आप डेल एच लिखते हो तो आप उसको लिखते ही हो एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस एच ऑफ रिएक्टेंट, खत्म। बात समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर, मस्त वाली कहानी, और यही होगा आपका सही जवाब। इस सही जवाब को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं और हम बात करते हैं कि भाई एक अच्छी तरीके से बंद थर्मस फ्लास्क में कुछ बर्फ के टुकड़े रखे गए हैं। वो थर्मस आता है ना XYZ कंपनी का, 800-900 रुपए वाला मस्त वाला स्टील का जो दिखता है, आज लेकर नहीं आया मैं। बात समझ में आई? उसको हम दो जगह पर उपयोग करते हैं, या तो भयंकर ठंडा पानी रखने के लिए या फिर चाय कॉफी रखने के लिए। तो आपने देखा होगा कि जो चीज ठंडी होती है वो ठंडी रह जाती है, और जो चीज गर्म रहती है भैया वो गर्म ही रह जाती है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि ऐसा निकाय जो है वो कहलाएगा आपका विलगित निकाय। क्या कहलाएगा भाई? विलगित निकाय कहलाएगा, जिसमें ना तो बंद है ना आपका थर्मस, तो जिसमें से ना तो ऊर्जा का आवागमन होगा यानी कि आदान प्रदान होगा, और ना ही किसी प्रकार के द्रव्यमान या फिर द्रव्य का आवागमन होगा। तो ये सिचुएशन यदि होगी तो इसको हम बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम यानी कि विलगित निकाय। इसको हम क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम यानी कि विलगित निकाय, और यही होगा अपना सही जवाब। तो ये तो यार इंपॉर्टेंट था, पर हलवा क्वेश्चन था, मतलब रिवीजन हो गया अपना इसमें। ठीक है, चलो और इस कहानी को हम आगे लेकर चलेंगे। हम बात करेंगे कि स्थिर ताप और दाब पर एक रासायनिक अभिक्रिया होने वाले ऊष्मा विनिमय को हम क्या कहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन रिपीट है, बट कोई बात नहीं, अच्छा सवाल है। तो बेटा दाब और ताप यदि आपका कैसा हो जाता है भाई, स्थिर हो जाता है, तो उस समय पर जो भी आप ऊष्मा देते हो उससे परिवर्तन किस में आता है? तो भाई सिंपल सी कहानी है, उससे परिवर्तन आता है आपकी एंट्रोपी में। परिवर्तन किस में आएगा? तो आपने कहा सर मस्त वाली कहानी, परिवर्तन आएगा एंट्रोपी में। किस में आएगा? एंट्रोपी में। ठीक है, चलो बढ़िया वाली बात नोट करेंगे, है ना, ये रिपीट हो गया। सवाल पूछा गया है कि स्थिर ताप और दाब पर एक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है जी, अभिक्रिया क्या हो रही है? कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक भयंकर वाली विषैली गैस है, इसका हम दहन करवा रहे हैं, है ना। इसका हम क्या करा रहे हैं भाई? दहन करवा रहे हैं, सीधी सी बात। तो इसका जब हम दहन करवा रहे हैं तो हमें कौन सी चीज मिल रही है? बहुत ध्यान से देखिएगा, तो हमें मिल रहा है CO2G। तो इसका हम जब दहन करवा रहे हैं तो हमको मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी खतरनाक है। कौन सा जो पहले से टिक लग गया यार, अच्छा पहले से टिक लगा, कोई बात नहीं, चलो समझ लेते हैं फिर भी कॉन्सेप्ट को। तो मैंने कहा भैया कौन सा कथन सत्य, तो अब आप तो देख ही लिया ना आपने, पर एक काम करते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये कह रहे कि भैया डेल एच जो रहेगा, इसका जो मान रहेगा वो डेल यू से कम रहेगा। सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों होगा सर? तो देखो बेटा, यदि हम ध्यान से देखेंगे तो यहां पर दो आपके जो अभिकारक हैं गैसीय अवस्था में, राइट, वो मिलकर एक क्या बना रहे हैं भाई? एक उत्पाद बना रहे हैं। इसका मतलब जब ये अभिक्रिया होगी, इसको भी हटाओ यहां से, इस अभिक्रिया के होने पर जो कुल आयतन होगा गैसों का वो कैसा होगा भाई? कम होगा। बात समझ में आई? कुल आयतन जो है वो कैसा? कम होगा। इसका मतलब VF की वैल्यू कम होगी V इनिशियल से। हमने कहा कि जो प्रारंभिक आयतन है वो ज्यादा रहेगा और जो अंतिम आयतन है वो कैसा रहेगा भाई? कम रहेगा। मस्त वाली कहानी। तो आपने कहा सर डेल V जो है वो नेगेटिव होगा ना सर? बिल्कुल नेगेटिव होगा। आपने कहा सर जब भी ऐसा होता है ना तो डेल V जो है वो कैसा हो जाता है भाई? नेगेटिव हो जाता है। जैसे ही ऐसा हुआ वैसे ही हमने देखा कि एक फॉर्मूले की एंट्री होती है, एकदम जो है गाजे बाजे के साथ में एक फॉर्मूले की भैया एंट्री होती है। अब ये हो जाएगा, बोलो यस सर। तो बेटा जब ये मान कम हो जाएगा तो डेल एच का जो मान होगा वो डेल यू से कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो खोपड़ी में आप इसको सेट कर लेंगे। क्लियर हो गई कहानी? आपने कहा हाँ जी सर। चलो,
तो इस सिचुएशन में डेल एच आपका डेल यू से कैसा होगा, तो भाई कम होगा, यही आपका आंसर होगा। हम बढ़ेंगे अगले वाले सवाल की तरफ, हम बात करेंगे एक शानदार क्वेश्चन के बारे में। चलिए, तो मेरे पास एक हाइड्रोजन का आयन दिया हुआ है, एक हाइड्रोक्साइड आयन दिया हुआ है। इन दोनों की आपस में बनती भी नहीं है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट भी है और दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट भी है, क्योंकि एक यानी कि H+ के ज्यादा होने से कोई चीज अम्लीय हो जाती है, OH- के ज्यादा होने से कोई चीज क्षारीय हो जाती है। तो ऑपोजिट तो है पर दोनों के बीच में तगड़ा वाला प्यार है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, H+ आयन जब OH- आयन के साथ क्या करता है भाई, अभिक्रिया करता है, ठीक है। तो ये कैसा है, तो आपने कहा सर ये तो अम्लीय है सर, और ये कैसा है, तो आपने कहा सर ये तो क्षारीय है सर। तो एक अम्लीय है और एक क्षारीय है, जब दोनों का आपने मिलाया निर्माण हुआ H2O का। भाई ये कुछ नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर हमेशा किसका निर्माण करते हैं, तो भैया शून्य का। बात समझ पे। तो आपने कहा सर ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब ये कैसा होगा भैया, उदासीन होगा। ये कैसा होगा, उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अम्ल को एक क्षारक से मिलाते हो या फिर H+ आयन को OH- आयन से मिलाते हो, उस टाइम पर जो आपको सबसे उदासीन चीज मिलती है वो है आपका जल, क्योंकि इसका जो pH है वो आपका है 7। आपने कहा सर ये रिएक्शन कौन सी होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, ये रिएक्शन होगी आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्लियर है, नोट करो बेटा। तो इस अभिक्रिया का नाम क्या होगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक, यस सर। चलो नोट करोगे। अगला सवाल और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्या दिया हुआ है भाई, मैं वही सोच रहा था कि आप इतने देर से पढ़ रहे हैं अपन ने, अभी तक थर्मोकेमिस्ट्री यानी कि जो एंथैल्पी में परिवर्तन है, हेस का नियम है, उसकी बात क्यों नहीं की। तो चलो आ गया भाई सवाल। अब यहां पर ये दिया गया है C+O2 gives CO2, एंथैल्पी में परिवर्तन दिया है। 2CO + O2 gives 2CO2, और यहां पर डेल एच यानी कि एंथैल्पी में परिवर्तन दिया है। और आपसे पूछा गया है कि CO के विरचन की जो एंथैल्पी है वो क्या होगी। तो सबसे पहले भैया विरचन यानी कि फॉर्मेशन है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जब भी किसी यौगिक या फिर अणु का फॉर्मेशन यानी कि विरचन होता है तो ध्यान रखेंगे दो चीजें, सिर्फ एक अणु बनेगा, एक से ज्यादा नहीं, सिर्फ एक अणु बनेगा। दूसरी बात ये तत्वों से मिलकर बनेगा। समझ लेते हैं इस कहानी को। आपने कहा सर CO2 ही तो बनाना है, चलो बनाते हैं। C+2O2 एंड दिस विल टर्न इनटू व्हाट, 2CO। क्या ये विरचन है, आपने कहा नहीं सर ये विरचन नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर ना दो अणु मिल रहे हैं, एक ही अणु चाहिए, ठीक है। तो एक ही अणु बना दिया गया, तो भाई CO बनाया गया। तो अब ये यहां पर C हो जाएगा और ये कैसा हो जाएगा बेटा 1/2। तो ये रिएक्शन जो है वो सही होगी। विरचन के लिए हमेशा याद रखिए कि एक ही अणु बनना चाहिए, जिसके विरचन की बात हो रही है वो सिर्फ एक ही बनना चाहिए। और किससे मिलना चाहिए, तो भैया वो तत्व की जो आपकी अवस्था होती है ना, नॉर्मल स्टेट जो होती है तत्व की, उससे मिलना चाहिए। अब एक उदाहरण और लेते हैं इस कहानी को समझने के लिए। मैंने कहा सुनो बेटा, CaCO3 बन रहा है, CaO से बन रहा है और CO2 से बन रहा है, क्या ये विरचन है। तो आपने कहा सर देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का ना एक अणु मिल रहा है अपने को, विरचन हो सकता है, पर यह विरचन नहीं होगा, क्योंकि भैया 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 जो अभिकारक हैं आपके वो यौगिक के रूप में, और हमें किस रूप में चाहिए, तो भाई हमें चाहिए उसके तत्वों के रूप में, इसलिए ये भी विरचन नहीं होगा। तो दोनों ही सिचुएशन होनी चाहिए, तत्वों से मिलना चाहिए और एक अणु मिलना चाहिए। यदि ऐसा है तो विरचन होगा, यदि ऐसा नहीं है तो वो विरचन यानी कि फॉर्मेशन नहीं होगा। दैट्स ऑल, ठीक है। आपने कहा हाँ जी सर, चलो इसको हटाते हैं। तो सबसे पहले CO के विरचन की एंथैल्पी लिखते हैं। लिखा हमने C+1/2O2 जो है वो आपको क्या देगा, ध्यान से देखना, CO देगा बेटा। और यहां पर हम निकालने जा रहे हैं क्या, डेल FH यानी कि विरचन जो है उसकी एंथैल्पी हम निकालने जा रहे हैं। क्लियर, ने कहा हाँ जी सर। कैसे निकालोगे, तो आप जानते हो कि सर ये वाली जो समीकरण दी होती है, इन समीकरण की हेल्प से हम ये वाली समीकरण बना लेंगे। अब हमने देखा कार्बन अभिकारक में है, तो भाई कार्बन है तो इसको छेड़खानी नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूं मेरे पास ये पहली अभिक्रिया थी और मेरे पास ये दूसरी अभिक्रिया है, तो इसको तो अपन छेड़खानी नहीं करेंगे। पर हम देख रहे हैं कि
पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहां पर ऑक्सीजन है और यहां पर भी ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को लेकर तो अपन कुछ नहीं कर सकते। पर हमने देखा कि भाई उत्पाद में हमारे पास CO दिया हुआ है, हमने देखा कि जो भी उत्पाद है वहां पर हमारे पास CO दिया हुआ है, और यहां पर कहीं पर भी उत्पाद में CO नहीं दिया हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड गिवन नहीं है। तो हम एक काम करेंगे, हमें कार्बन डाइऑक्साइड यहां दिख रहा है ना, हम इस वाली रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे ताकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो उत्पाद में चला जाए। तो ये वाले समीकरण को बबुआ अपन क्या करेंगे ना, रिवर्स कर देंगे, हीरो बन जाएंगे बिल्कुल। तो इस समीकरण को अपन रिवर्स करेंगे, पहली बात, ताकि उत्पाद में आ जाए तो ये मिल जाए। दूसरी बात, यहां कार्बन मोनोऑक्साइड आपको एक ही दिख रहा होगा, वहां पर यदि आप कार्बन मोनोऑक्साइड देखेंगे तो भैया 2 दिख रहे हैं आपको। तो हम एक काम करेंगे, इस वाले समीकरण को हम उल्टा करेंगे, इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे और दोनों को आपस में जोड़ देंगे, खत्म बात। तो क्या करने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, लिख भी देता हूं मैं, ठीक है। चलो 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 भैया, मजेदार ये बात। तो क्या करने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखना, क्या करने वाले हैं, ठीक। तो हम क्या करने वाले हैं, हम समीकरण 2 को पलट देंगे, एवं 2 से भाग देंगे। हम समीकरण 2 को पलट भी देंगे और 2 से भाग देंगे। समीकरण 2 को हम पलट देंगे और 2 से भाग देंगे, और जो आएगा, और फिर क्या करेंगे, तो भैया फिर समीकरण 1 से जोड़ देंगे। आपने कहा यह बात हुई ना सर, ये तो अब तो जो है माहौल होगा। फिर क्या करेंगे, 1 से जो है जोड़ देंगे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं बच्चों, जो हमारी सेकंड इक्वेशन है, सेकंड जो आपका समीकरण है, उसको एक काम करो, रिवर्स करो और 2 से भाग दो। और आप जानते हो कि यदि समीकरण के साथ मैं ऐसा करूंगा तो ये ऊर्जा के साथ भी ऐसा करूंगा। क्लियर? हाँ जी सर, चलो आओ। तो यार पहले तो ये वाला खेल खेलने अपन, ठीक है, ये वाला। तो इसको जब मैं पलटूंगा बेटा, तो ये हो जाएगा हमारा CO2 गिव्स, वो लगाने वाले हैं हम, ठीक है, गिव्स व्हाट, तो ये हो जाएगा बेटा CO प्लस कितना हो जाएगा, 1/2 O2 हो जाएगा। देखो यहां पर भी 2 है, 2 से भाग देने पर ये गया, ये वाला 2 भी चला गया भाग देने पर, ये O2 है उसके आगे लगा दिया, और साथ में डेल RH जो हो जाएगा, क्योंकि आप समीकरण में भाग दे रहे हो तो उसकी ऊर्जा में भी भाग देना पड़ेगा, सिंपल सी बात। तो ये हो जाएगा प्लस। देखो प्लस क्यों हो जाएगा, आपको पता है कि सर यहां पर नेगेटिव था, उल्टा जाओगे तो उल्टा का उल्टा कैसा होता है भाई, सीधा होता है, मस्त वाली कहानी है। सो दिस विल टर्न इनटू व्हाट, y डिवाइड बाय 2 किलो जूल। हीरो बनने का समय आ गया है बच्चों, राइट। चलो बहुत मस्त वाली कहानी। मैंने कहा ये जो होगा ना बबुआ, यही होगा हमारा समीकरण 3। अब जो चीज अपने को मिल रही है इसको हम क्या बोलेंगे, भैया यही होगा समीकरण 3, यही था जिसका इंतजार था बहुत देर से। अब क्या करने वाले हैं, पहले समीकरण को तीसरे वाले समीकरण से जोड़ देंगे और हीरो बन जाएंगे। ठीक है जी, चलो इसको आपस में जोड़ते हैं और बनते हैं हीरो। चलो भैया, तो पहले समीकरण को मैं यहां पर लिख लेता हूं, प्लस प्लस प्लस, यहां पर O2 है एंड ये दे रहा है CO2, ये लो मस्त वाली कहानी, और ये दे रहा है -x किलो जूल प्रति मोल, सिर्फ किलो जूल में, ओके इट्स ओके। समीकरण पहला आपका। हम क्या कर रहे हैं, तो भाई हम दोनों को जो है आपस में जोड़ रहे हैं। जोड़ने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, तो यहां पर अपने को एक मस्त वाली लाइन मारनी पड़ेगी। अपन ने मारा लाइन, अपन सीधी लाइन नहीं मार पाए, हमने ये मारा लाइन। चलो लाइन मारने के बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो भाई ये हो गया आपका CO2 प्लस हो गया C प्लस यहां पर हो गया O2 गिव्स, सबके अभिकारक को सबके उत्पादों के साथ जोड़ दो, एंड दिस विल टर्न इनटू व्हाट, CO प्लस 1/2 O2, और यहां पर आपको CO2 मिला। साथ में आप इनकी ऊर्जाओं के साथ भी यही खेल खेलेंगे, इसलिए ये हो जाएगा आपका y/2 माइनस x। ये क्या हो जाएगा आपका y/2 माइनस x ला लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको आप और क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो y माइनस 2x डिवाइड बाई 2। ये आपका आंसर आना चाहिए, बात समझ में आई। अब देखते हैं यहां पर ये कैंसिल आउट होकर वो अपने को समीकरण मिलता है क्या।
तो इसके लिए एक काम करेंगे, हम तहस नहस करना शुरू करेंगे। CO2 को तहस नहस किया CO2 से, एक कार्बन मुझे यहां दिख रहा है, कुछ नहीं कर सकता उसको मैं, मुझे आधा ऑक्सीजन उस तरफ दिख रहा है, तो वो आधे वाले ऑक्सीजन को वहां से घुमा फिराकर उठा पटक कर मैं लेकर आऊंगा इस तरफ, और मैं कहूंगा भैया अब सुनो, इस तरफ चुपचाप आ जाओ, ये ऑक्सीजन दिख रहा है, वो O2 दिख रहा है, पलट के आएगा और भैया कैलकुलेशन हो जाएगा, खेल खत्म। चलिए, तो बच्चों हो गया ना कैलकुलेशन, तो ये हो गया ना, C प्लस O2 है 1/2 O2 है, इस तरफ आकर माइनस होगा 1/2 O2 एंड दैट विल टर्न इनटू व्हाट CO। क्या हमको वही समीकरण मिल गया? एग्जैक्टली हमको यही समीकरण मिल गया, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए हमें मिला y-2x डिवाइड बाई 2 मिला। आपने कहा हां जी सर मिल तो गया, क्रॉस चेक करेंगे भैया, क्रॉस चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे, नहीं y-2x नहीं, y-2x डिवाइड बाई 2, इस पूरे का ये डिवाइड बाई 2 है, यही होगा सही, और नीचे वाला जो है वो भी कैसा हो जाएगा? गलत। खत्म खेल, नोट किया जाए। डन डना डन। चलो अब बच्चों काम की बात, ऐसे वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें मत घबराइए, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई है हैज के नियम में, टॉपिक वाइज जाकर आप प्लीज देखिए, क्योंकि ये वो टॉपिक है ना बेटा जो नीट वालों को पता नहीं इससे कौन सा प्यार है, मतलब प्यार छोड़ो, प्रेम है नीट वालों को इससे, नीट वालों को JEE वालों का मतलब ये बचपन का प्यार है, मानोगे नहीं मानोगे, ये बचपन का प्यार है दोनों का, इस टॉपिक से क्वेश्चन देते ही देते हैं, और ये क्वेश्चन जो लिया गया है ये भी भैया नीट और JEE दोनों में पूछा गया है, बात समझ में। अब आप बोलोगे सर ये तो इजी क्वेश्चन था, अरे इजी ही आते हैं, अपने को सिर्फ प्रैक्टिस करने की क्या है जरूरत है। क्लियर है कहानी? आपने कहा हाँ जी सर, चेक करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ये लो ठीक। चलिए 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 थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, हमारे पास 2 मोल आदर्श गैस दी हुई है और एक तापमान जो है वो भी यहां पर दिया हुआ है। चलो भैया तापमान कितना दिया है, तो आपने कहा सर 273 केल्विन, दाब जो है वो कितना दिया है, तो भाई 2 वायुमंडलीय मतलब 2 ATM के बारे में हम यहां पर बात कर लेते हैं, राइट। और यहां पर मोलों की जो संख्या है वो भी दी हुई है और n बराबर यहां पर 2 दिया गया है। अब क्या बोला जा रहा है आपसे, एंथैल्पी में परिवर्तन बताइए। अरे बिल्कुल बताएंगे भैया, एंथैल्पी में परिवर्तन डेल H, सूत्र देखने पड़ेंगे, मस्त वाली बात, डेल U प्लस P डेल V, एक पहला हो गया, दूसरा डेल U प्लस डेल NG, यहां पर भैया NG बोले तो G बोले तो गैसीय अवस्था के लिए, और यहां पर आ जाएगा RT। चलो, और मैंने यहां पर डेल H लिख दिया, ठीक है भाई। क्या करूंगा अब मैं, तापमान दिया है मेरे पास, R दिया है मेरे पास, आदर्श गैस दी हुई है आदर्श गैसों की जब भी आप बात करते हो उसके लिए जो एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, राइट, उसको अपन कितना बोलते हैं, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है भैया, वो सीधे सीधे आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 0, यानी कि 0। आदर्श गैसों में एंथैल्पी में परिवर्तन कितना होगा, तो भाई 0 होगा, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, और यही होगा आपका आंसर। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है, राइट, तो भटकने की कोई भी जरूरत अपने को नहीं है। हम एक और सवाल जो है उस पर धावा बोलने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। 1 क्वेश्चन इज गिवन हियर, और पूछा गया है कि निम्न में से किसके लिए डेल S यानी कि एंथैल्पी में परिवर्तन, इसका मतलब क्या होगा, तो आप कहोगे सर एंथैल्पी में परिवर्तन। चलो, तो आप कहोगे सर एंथैल्पी, अरे लिख जा भाई, लिख जा, हाँ, एंथैल्पी में परिवर्तन, बात समझ में आई। तो आपने कहा सर एंथैल्पी में जो परिवर्तन है उसकी वैल्यू 0 से अधिक है, इसका मतलब ये हुआ, कि भाई एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा होगी एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से, मतलब प्रोडक्ट जो है उसकी जो अव्यवस्था है वो ज्यादा होगी किससे, तो भाई रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक से। और ऐसा कब होता है वो भी अपन देख लेते हैं। देखो, जितने ज्यादा गैस के मोल बनेंगे उतनी ज्यादा एंथैल्पी बढ़ जाएगी, बात समझ में आई, जितने ज्यादा गैस के मोल बनेंगे उतनी ज्यादा एंथैल्पी जो है वो बढ़ जाएगी, बात समझ में आ रही है, तो वो 0 से ज्यादा हो जाएगी। तो कैसे करोगे, देखो दोनों गैस है और ये
ये गैस नहीं है, ये सॉलिड है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो सॉलिड है। तो यहां पर जो एंथैल्पी है ना वो 0 से कम होगी, नेगेटिव होगी। पूछो क्यों? देखो, गैसीय अवस्था में जो चीजें पाई गई हैं उनकी जो अव्यवस्था है वो ज्यादा होगी, और जो ठोस अवस्था में उसकी कम होगी, बहुत कम होगी इनफैक्ट। तो इसकी एंथैल्पी में से उसको घटाओगे तो वो ज्यादा है, ये कम है, नेगेटिव में आंसर आएगा। यहां पर देखते हैं भैया, एक्वस है एंथैल्पी ज्यादा है, सॉलिड एंथैल्पी कम है, डेल एस का जो मान है वो 0 से कम होगा, खत्म खेल। इधर पे यदि हम देखते हैं भैया तो ये ठोस अवस्था में है, और ये दोनों चीजें आपको जो मिल रही हैं, सोडियम का आयन और नाइट्रेट का आयन, दोनों के दोनों ही गैसीय अवस्था में पाए गए हैं बबुआ, सॉरी एक्वस सॉल्यूशन में पाए गए हैं बबुआ। इसका मतलब भैया यहां अव्यवस्था कम थी, ये ज्यादा व्यवस्थित रूप से थे, यहां अव्यवस्था थोड़ी सी बढ़ चुकी है, इसलिए डेल एस का जो मान होगा ना वो 0 से कैसा होगा? तो आपने कहा सर बहुत इंटरेस्टिंग है, ज्यादा होगा। तो यही जो है वो अपना क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और नीचे वाले केस में भी यही हो रहा है, ध्यान से देखेंगे, यहां पर N2 था, फिर H2 था, गैसीय अवस्था में थे, आपस में मिलाया तो आपके जो कण हैं वो भी कम हो गए और उनका द्रव्यमान भी ज्यादा हो गया। इसका मतलब यह है कि यहां पर भी ऐसा होगा। तो आपने कहा सर एक ही तो सिचुएशन है, और वही क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। चलो भैया, क्रॉस चेक हमने किया, कहानी बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, सीधे जाकर खोपड़ी के अंदर कैसी हो गई? सेट हो गई। ठीक है जी, चलिए नोट कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन भी जो है नीट में पूछा गया है, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत सिंपल होते हैं। ठीक है, आपको बस ये बताना है कि अव्यवस्था कम हो रही है या फिर ज्यादा हो रही है। मस्त वाली बात। चलो और आगे बढ़ेंगे। जब कोई द्रव उबलता है तो क्या होता है? मस्त वाली बात। अरे भैया, द्रव उबल रहा है मतलब गैसीय अवस्था में जाने की कोशिश कर रहा है, तो कणों के बीच की जो अव्यवस्था है यानी कि एंट्रोपी है, उसमें क्या हो रहा है भैया? चेंज आ रहा है, मतलब बढ़ रहा है। बात समझ में आई? तो एंट्रोपी जो होगी ना बबुआ वो कैसी हो जाएगी? बढ़ जाएगी। एंट्रोपी जो होगी वो कैसी होगी भाई? बढ़ जाएगी। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, इसको भी आप खोपड़ी के अंदर क्या करने वाले हैं? सेट करने वाले हैं। राइट, यस सर। चलो नोट कर लो। बस ऐसे क्वेश्चंस करते जाने हैं और कहानी को जो है खोपड़ी के अंदर सेट करते जाना है। अगला सवाल एंट्रोपी से लिया गया है, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एंट्रोपी को ऊष्मागतिक प्राचल मानने पर या किस प्रक्रम की स्वतः प्रवर्तिता का निर्धारण है। कुल मिलाकर यहां पर कवि जो है ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के बारे में बात कर रहा है, जिनका कहना है कि भैया इस दुनिया में कोई भी प्रोसेस प्रक्रम हो जाए, इस पूरे ब्रह्मांड की जो एंट्रोपी है वो हमेशा कैसी होती है? बढ़ती है। और बढ़ती है मतलब कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। बढ़ रही है मतलब उत्पाद की ज्यादा होगी, अभिकारक की कम होगी। तो कैसी होगी? तो आपने कहा सर पॉजिटिव होगी सर, मतलब 0 से कैसी होगी? ज्यादा होगी। निकाय आपका तंत्र हो गया, परिवेश जो है वो तंत्र के बाहर की चीजें हो गई, दोनों मिलकर क्या बनाती है? ब्रह्मांड बनाती है। इंटरेस्टिंग कहानी। तो यही अपना क्या होगा? सही जवाब होगा। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया। राइट, यस सर, नोट कर लो। डन। चलो एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे। स्थिर ताप और दाब पर रासायनिक अभिक्रिया में होने वाला ऊष्मा विनिमय जो है इसको आप क्या बोलोगे? भाई सीधी सी बात है, एंट्रोपी बोलोगे। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन जो है कंप्यूटर महाशय को ज्यादा ही पसंद है, कुछ कोई बात नहीं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करेंगे। और ये कहानी हो गई खत्म। चलो एक और सवाल देखेंगे, मस्त वाला। जब जल में अनबुझा चूना मिलाया जाता है तो अभिक्रिया कैसी होती? तो एक काम करते हैं, जब हम अनबुझा चूना नॉट चूना राइट, या फिर बिना बुझा हुआ चूना जो है उसको मिला देते हैं जल में, तो क्या होता है? तो आपने कहा सर ये हो जाएगा CaOH, और भैया यहां पर आ जाएगा ट्वाइस, और निकलती है बहुत सारी ऊष्मा, क्योंकि बुझ गया ना फिर वो। इसको आप कहते हो बिना बुझा हुआ चूना, उसे आप क्या कहते हो? उसे आप कहते हो सर वो है आपका बुझा हुआ चूना। और ऊष्मा कैसे हुई? तो आपने कहा सर बहुत सारी ऊष्मा जो है वो बाहर निकल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अभिक्रिया होगी वो ऊष्मा छेपी होगी, नहीं होने वाली। तो अभिक्रिया कैसी होगी आपकी? आपने कहा सर बहुत इंटरेस्टिंग, ऊष्मा छेपी होगी। इसको जो है अपन लॉक कर देते हैं, बात हो गई खत्म। क्लियर है कहानी? हम चलते हैं आज की इस क्लास के पार्ट 1 MCQ के भैया लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। हम यदि आयतन बनाम तापक्रम का निश्चित दाब पर विभिन्न
बनाते हैं तो उसको क्या कहेंगे। चलो, हमने कहा, बहुत ध्यान से देखिएगा, आयतन हो गया, तापमान हो गया, आप जानते हो कि ये बढ़ता ही है, आप जानते हो कि ये बढ़ता, एक ही बनाते हैं, 3-4 बनाने की जरूरत नहीं है, आप जानते हो कि सर ये बढ़ता ही है। तो इस ताप क्रम पे ये जो आपने वक्र बनाया है, आरेख बनाया है, ग्राफ बनाया है, इसका कुछ तो नाम भी होगा ना। आपने कहा हाँ जी सर, कैसे पता चला? हम कह रहे हैं निश्चित दाब, मतलब ये कि भैया प्रेशर जो है वो है कांस्टेंट, प्रेशर हो गया कांस्टेंट, अब उसको कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, मतलब दाब जो है वो, आपने कहा सर दाब जो है ना वो स्थिर है, इसका मतलब जो आरेख होगा उसका कुछ नाम होगा और उसको हम बोलेंगे समदाबी। क्या बोलेंगे बबुआ? आपने कहा सर समदाबी। तो वो जो वृत्त होगा या फिर आपका जो आरेख होगा, ग्राफ होगा, उसको हम क्या बोलेंगे भाई? आइसोबार बोलेंगे या फिर समदाबी बोलेंगे, और वही हमारा जो है सही आंसर होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा। और जब बात आयतन की होती है और तापमान की बात होती है तो एक नियम भी ये है जिसको हमने पढ़ा था 5वें अध्याय में, जिसका नाम था द्रव्य की अवस्थाएं। बात समझ में आई? तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, बढ़िया से आप इसको नोट करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और ये कहानी जो है वो और भी ज्यादा शानदार हो जाएगी। जल्दी से नोट करो, एक शानदार बात बता रहा हूं, मजा आने वाला है। चलिए, तो मजेदार बात यह है कि अब हमने पार्ट 1 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब बात आती है भैया पार्ट 2 की, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी भी कर लो कम पड़ जाती है, और हम इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या स्कूल के एग्जाम्स में यदि कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो वो शानदार तरीके से आपसे बनना चाहिए। तो उसके लिए करना क्या होगा? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, यूट्यूब पे तो आप देख ही रहे हैं, या फिर आपके पास एक ऑप्शन है कि आप जाइए गूगल पे और सर्च कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आपने सर्च किया मैग्नेट ब्रेन्स, राइट, उसके बाद क्या होगा कि यदि आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं तो भैया नर्सरी से लेकर 12वीं तक, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं तो 7वीं से लेकर 12वीं तक, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्वालिटी कंटेंट के साथ में। तो स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास थी वो कंप्लीट हुई। यदि कहीं पर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हम मिलने वाले हैं अगली क्लास में, कुछ और मजे लेंगे ऊष्मागतिकी की, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स के साथ, थर्मोडायनेमिक्स के। बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। मिल रहे हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।